गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? एक बार कंफर्म करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जीके एंड करंट अफेयर्स को लेके जो हमने तैयारी कराई है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। काफ़ी नए स्टूडेंट्स भी हैं। आपके जो भी कोर्सेज चल रहे हैं उसमें जीके एंड करंट अफेयर्स का फोल्डर है। जीके एंड करंट अफेयर्स में लेक्चर हमने सारे कराए हैं, पीडीएफ सारे अवेलेबल करा दिए हैं। और करंट अफेयर के क्वेश्चंस की जहाँ तक बात है, 3 पीडीएफ मैंने क्वेश्चंस के लिए दी है। 250 प्लस क्वेश्चन की एक पीडीएफ दी थी क्वेश्चंस के लिए। एक पीडीएफ क्वेश्चन का कराया था, उसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर करंट अफेयर क्वेश्चन करके लिखा हुआ है। और तीसरी पीडीएफ मैंने ये प्रोवाइड की थी जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। 250 प्लस क्वेश्चन वाले वो हमने क्लास में डिस्कस भी करा दिए थे। ये वाली पीडीएफ अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जीके करंट अफेयर में जो भी आपके टॉपिक हैं, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कराया। जो भी बैचेज में ये सिलेबस में है उन सब में अवेलेबल है। क्लास पीडीएफ सारे अवेलेबल हैं। करंट अफेयर जो मैंने अपने से बना के डाटा दिए हैं वो भी प्रोवाइड करा दिए हैं, लेक्चर भी करा दिए हैं। क्वेश्चंस की जहां तक बात करें, 3 पीडीएफ क्वेश्चंस की है। एक 250 प्लस क्वेश्चन, उसके वीडियो भी करा दिए थे। एक 100 क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले शेयर किया था, ये वाला भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन की एक पीडीएफ मैंने और दी थी जिसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर करंट अफेयर क्वेश्चन लिखा था। ठीक है। अब आईबी का पेपर है जैसे 18-19 तारीख को। करंट अफेयर क्वेश्चन अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहे तो मैंने बताया 3 पीडीएफ है करंट अफेयर क्वेश्चन जो इस साल का हमने प्रोवाइड किया है आपको। इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम फरवरी में होना है, तो फरवरी तक के जो भी पेपर हैं, करंट अफेयर जो मैंने थ्योरी कराई है प्लस क्वेश्चंस दिए हैं, उन सब एग्जाम के कवर कर रहा है वो। फरवरी में जो भी एग्जाम है करंट अफेयर, अभी तक हमने जितना पढ़ाया है और क्वेश्चंस दिए हैं, फरवरी तक के जो भी एग्जाम होने उनको कवर कर रहा है। जैसे अभी कल आईबी होना है, आईबी के लिए भी कॉमन रहेगा। और जीएस जिन्होंने आरोहण पे कर रखा है बच्चों ने, आईबी में तो बहुत अच्छा क्वेश्चन करके आएंगे वो। आईबी में एक बात ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन उसको ठीक से वो पढ़ लेना जो लिखा रहता है डायरेक्शंस। निगेटिव मार्किंग ध्यान देना उसमें। निगेटिव मार्किंग जितनी है लिखा होगा, ध्यान देना उस पर कि निगेटिव मार्किंग है तो ज्यादा तुक्के मत लगाइएगा। आईबी में क्वेश्चन अगर कुछ क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन बकवास आ भी जाएं तो ये समझना जरूरी है कि उनके चक्कर में नहीं पड़ना। वो जानबूझ के कुछ क्वेश्चन ऐसे देगा जो आपसे ना बने, उनको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर उनको भी आसान कर देगा तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। जानबूझ के कुछ क्वेश्चन जीएस में दिए जाते हैं जो आपसे ना बने, तो उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं करना है। जितना आपको पढ़ा रखा है उसमें से ही बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अननेसेसरी निगेटिव ज्यादा करके माइनस में मत कर लेना उसको, कि अच्छा खासा स्कोर बन रहा है पर निगेटिव इतना कर देंगे, पता लगा अच्छा खासा क्वालिफाई कर रहे हैं, बाहर हो गए। ये गलती नहीं करना। कुछ क्वेश्चन में तुक्के लगाने पड़ते हैं, कब कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कोई, और हमें लग रहा है सर ए भी लग रहा है और बी भी याद आ रहा है, हमें 2 आंसर लग रहे हैं। 80% से ज्यादा श्योरिटी होगी तब तो उसको रिस्क लेना, अदरवाइज मत करना। 80% से ज्यादा श्योरिटी होगी तब उसको अटेम्प्ट करना, नहीं तो उसको अटेम्प्ट मत करना। ठीक है। 50-50% चांस है, बेटर है कि इसको ना किया जाए। तो ऑनेस्ट तरीके से जितना बन रहा है उतना करके चले आओ। 80% से ऊपर श्योरिटी हो तो रिस्क भी ले लो, पर निगेटिव ज्यादा मत करिएगा, अवॉइड करिएगा। आराम से जितना आरोहण पे कराया गया कर लोगे कवर। दूसरी बात, आरोहण पे जो मैंने अभी जीएस के क्वेश्चंस कराना शुरू किए हैं, प्रैक्टिस सेशन जो मैंने जीएस के कराना शुरू किए हैं, 4 लेक्चर कल उसके भी हो चुके हैं। और टोटल मैंने पीछे भी कुछ क्वेश्चन करवाए थे, 1000 के आसपास क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं। तो जो कोर्सेज चल रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन उनको भी दे दिए हैं, और अलग से भी जीएस प्रैक्टिस सेशन का कोर्स अलग से बना दिया है। उसमें जीएस प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीवाईक्यू और रिवीजन तीनों चीज साथ साथ चल रही है। जीएस के प्रैक्टिस क्वेश्चन, रिवीजन और पीवाईक्यू तीनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। कोई बच्चा पहले पढ़ चुका है कहीं पर, उसको केवल क्वेश्चन और रिवीजन फोकस करना है तो अलग से भी इसको एनरोल कर सकता है। वो जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट हो वो उसको देख सकते हैं। ठीक है। करंट अफेयर फिलहाल मैं बोल रहा हूँ, केवल ये 100 क्वेश्चन नहीं, इसके पहले भी क्वेश्चन मैंने दिए हुए इस साल में। और टाइम टाइम पे करंट अपडेट हो रहा है। अगस्त में हमने करंट की क्लासेस कराई, फिर दिसंबर में कराई, फिर जनवरी में 2 लेक्चर कराए हैं थ्योरी के। अब क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं। तो जो नए बच्चे भी हैं उनको पूरी क्लैरिटी हो गई होगी कहां पर क्या कराया जा रहा है। इकोनॉमी के लिए कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, तो आपका एसएससी, जेई, सीजीएल और आरओ इन सब एग्जाम में जो इकोनॉमी आएगा, जीके करंट अफेयर में ही मैंने आपको इकोनॉमी कवर किया था जितना जरूरी था इन एग्जाम के लिए। जैसे कि बार बार क्वेरी आ रही है इकोनॉमी को लेकर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जीके करंट अफेयर में ही हमने आरबीआई पूरा पढ़ाया, बैंकिंग के बारे में।
WTO के बारे में पढ़ाया, IMF पढ़ाया, वर्ल्ड बैंक पढ़ाया, 5 ईयर प्लान पढ़ाया, GST पढ़ाया, GDP, GNP, गिनी इंडेक्स, पॉवर्टी, ये सब हमने उसमें बताया है। BPL क्राइटेरिया वगैरह कैसे निकलता है वो सब बताया उसमें। तो इकोनॉमी जो कॉमनली एग्जाम्स में आता है उतना इकोनॉमी हमने जीके करंट अफेयर में ही कराया हुआ है। किसी को सिविल सर्विसेज के लिए इकोनॉमी करना हो तो उतने से बात नहीं बनेगी। उसके अलावा इकोनॉमी की एक PDF भी मैंने फोल्डर में डाली हुई है, उसको चेक करिए जो नए बच्चे हैं, बार बार एक एक क्वेरी आ रही है। तो जो PDF मैंने दी है इकोनॉमी की, वो PDF भी अवेलेबल है, उसको भी चेक कर सकते हो। इतना इकोनॉमी जनरल एग्जाम्स को कवर कर लेगा। PCS के लिए और सिविल सर्विसेज के लिए इकोनॉमी आपको और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में भी डिटेल में आता है। उसके लिए फिर आपको 11th-12th की इकोनॉमी की बुक NCERT देख सकते हो आप। ठीक है, जितना मैंने कराया है बेसिक इकोनॉमी वो सारे एग्जाम को कवर कर रहा है। सिविल सर्विसेज और यूपी PCS के लिए वो काफी नहीं होगा। सिविल सर्विसेज और यूपी PCS के लिए आपको इकोनॉमी और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सिविल्स में इकोनॉमी काफी पूछता है, यूपी PCS में बहुत ज्यादा नहीं आएगा। यूपी PCS में जो आता भी हो करंट बेस आता है, तो करंट की PDF बनाकर दे रखी है आपके फोल्डर में। PCS वाले भी ये ना सोचे कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा आएगा, जो कराया है वो प्लस करंट इकोनॉमी की PDF आपके फोल्डर में पड़ी हुई है, करंट का डाटा उसमें ऐड कर रखा है। सिविल सर्विसेज वालों को किताबें वगैरह पढ़नी पड़ेंगी इकोनॉमी में। तो एक एक चीज क्लियर है, कंफ्यूजन ना रखें। इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले जो है उनके सिलेबस में सिर्फ लिख रखा है करंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर रिलेटेड टू सोशल इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और क्वेश्चन जिस तरह के पूछे हैं, ओलंपिक का भी क्वेश्चन पूछ लिया, सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद भी पूछ लिया, तो करंट अफेयर आपको भी क्वेश्चन जो मैंने बताया है वो आपके लिए भी कॉमन है। ES वालों को भी जीके करंट अफेयर काफी ज्यादा कराया है मैंने इस बार, क्योंकि सिलेबस वो लिख कुछ भी रहे हैं, पूछ कुछ भी रहे हैं, सिलेबस फॉलो नहीं कर रहे हैं प्रॉपर वो ES के अंदर भी। ठीक है, तो ये सवाल ही नहीं है कि सर ये हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, जो भी जीके करंट अफेयर हो सबके लिए कॉमन है, क्योंकि पीछे उन्होंने क्वेश्चन और एरिया से पूछे हैं जो आपके सिलेबस से मैच नहीं कर रहा है। फरवरी तक के जितने भी एग्जाम हैं, अभी तक मैंने जितना करंट अफेयर कराया है, क्वेश्चन थ्योरी जो PDF दिए हैं, फरवरी तक के सारे एग्जाम कवर कर रहा है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मार्च में जो एग्जाम होंगे फरवरी 10 से पहले फिर मैं अपडेशन कराऊंगा, जिसमें जनवरी का डाटा कवर करना होगा। लास्ट के 1-1.5 महीने का करंट नहीं पूछेगा, लास्ट के 1-1.5 महीने का नहीं पूछता, पेपर जिस दिन होगा उसके लास्ट का 1 महीना 1.5 महीना नहीं पूछेगा। ऑनलाइन में 1 मंथ लास्ट का नहीं पूछेगा, ऑफलाइन में लास्ट का 1.5 मंथ नहीं पूछेगा। उसके पहले का डाटा 1 से 1.5 साल का पूछता है। आपका फोल्डर उसी को ध्यान में रख के बनाया गया है। आपके फोल्डर में 1 साल से भी ऊपर का डाटा है, लगभग 1.5 साल का डाटा कराया हुआ है मैंने। ठीक है, IB वगैरह में भी देखोगे कुछ पुराने क्वेश्चन भी पूछ सकता है। शुरू करें तो करंट अफेयर क्वेश्चंस बाय सौरभ कुमार पांडे। ये तो मतलब जो मैंने खुद जो बनाता हूं उस पर नाम लिख देता हूं मैं, जो खुद रेडी करता हूं मैं डाटा। ROD-TEP स्कीम थ्योरी पढ़ाया था अभी हमने कुछ दिन पहले, करंट के 2 लेक्चर जनवरी में कराए। ROD-TEP क्या क्वेश्चन बनेगा इस पर, किस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है, किस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है, फुल फॉर्म क्या है और किससे संबंधित है। 3 क्वेश्चन है इसमें। ROD-TEP किस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है, फुल फॉर्म क्या है। और एक चीज एक और बता दूं पॉइंट में, जो बच्चे थ्योरी में कंफर्टेबल नहीं है वो डायरेक्ट सिर्फ GS क्वेश्चन वाला कोर्स ने मत करिए, क्योंकि GS क्वेश्चन प्रैक्टिस उनके लिए है जो पिछले 1 साल में मेरे से पढ़ चुके हैं GS, या जिनकी कहीं और भी पढ़ चुके हो, जिनको लगता है तैयारी अच्छी है। GS क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ अगर वो वाला कर रहे हैं, ओनली मॉड्यूल, क्योंकि उसमें थ्योरी लेक्चर वगैरह नहीं होंगे, सिर्फ GS क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला कर रहे हैं, तो उनके लिए जो समझ रहे हैं कि कंटेंट पूरा रेडी है उनका, उनके लिए वो ठीक है। नहीं तो अगर कोई नया बच्चा थ्योरी तैयार नहीं है, JEE और CGL वाले हैं, तो JEE CGL वाले न्यू GS बैच जो आरोहण का है उसको करना, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलरेडी इंक्लूड है। जो JEE और CGL वाले हैं वो कवर करना जो न्यू GS बैच के नाम से है, उसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑलरेडी कवर है। CSIR वाला जो बैच है उसके अंदर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कवर है, और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस का अलग से भी मॉड्यूल अवेलेबल है। तो ये देख लेना, तैयारी अगर है तो ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला करो, तैयारी नहीं है थ्योरी भी कवर करना है, अननेसेसरी मनी वेस्ट मत करना। तो मैंने थ्योरी प्लस क्वेश्चन भी कवर कर रखे हैं जो बैच में, वो वाला कवर करना फिर, क्योंकि लाइव क्वेश्चन जो करा रहा हूँ वो बैच कोर्स में भी है, अलग से भी अवेलेबल है, सेम लेक्चर दोनों में है। ठीक है, सारे क्वेरी जो आ रहे थे खत्म हो गए बात, अब इस पर आए। ROD-TEP इज एसोसिएटेड विद कॉमर्स मिनिस्ट्री की स्कीम है, एक्सपोर्ट संबंधित रेमिशन वगैरह देना, रेमिशन छूट वगैरह प्रोवाइड करना, एक्सपोर्ट रिलेटेड कॉमर्स मिनिस्ट्री का स्कीम है। ROD-TEP एक्सपोर्ट संबंधित रेमिशन देने के बारे में
ड्यूटी रेमिशन जो एक्सपोर्ट्स पर लगते हैं उसके बारे में, इसका टाइमलाइन बढ़ा भी दिया गया है, अभी इसका डेट खत्म हो रहा था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो RODTP ड्यूटी रेमिशन ऑन एक्सपोर्ट्स के बारे में है। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर बना के दे रखा है यहाँ पर। तो RODTP फुल फॉर्म रेमिशन ऑफ ड्यूटी, इसी वर्ड को याद रख लो, रेमिशन ऑफ ड्यूटी और टैक्सेस किस पर? ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। तो एक्सपोर्ट जिन प्रोडक्ट का करते हैं उन पर टैक्सेस या ड्यूटी जो लगती है उनमें छूट देने के बारे में है। कॉमर्स मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है। और किसके बारे में? ऑप्शन पता लग गया, फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री कौन सी है, खत्म हो गई बात। INS इम्फाल, अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या है INS इम्फाल? अगला क्वेश्चन मेरा ये है, इसको किस प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया गया है? प्रोजेक्ट कौन सा है वो, और किस कंपनी ने डेवलप किया है? INS इम्फाल जो लगातार न्यूज में है, इनमें से क्या चीज होता है INS इम्फाल, और किस प्रोजेक्ट के तहत बना है और किसने बनाया है? 3 सवाल है। पहले आप आंसर करें। एग्जामिनर ऑफ पेटेंट का जो पेपर मेंस का, उसमें भी करंट अफेयर आना है, सब हेल्प करेगा उसमें भी। ये जो मैंने बातें बोली हैं एग्जामिनर ऑफ पेटेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। अब एक एक एग्जाम का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, जो भी एग्जाम होने, RO एग्जामिनर ऑफ पेटेंट, सब में कॉमन है। 7 PM पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है वो भी कंटिन्यू होगा। आज 2 क्लासें हैं, मॉर्निंग ये है, इवनिंग 7 PM जो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कंबाइंड सब्जेक्ट का चल रहा है। INS इम्फाल होता है मिसाइल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप। INS शब्द का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवल शिप, INS मतलब इंडियन नेवल शिप। INS इम्फाल प्रोजेक्ट 15, मैंने बताया था आपको कुछ दिन पहले, प्रोजेक्ट 15, इसके तहत इस तरह के वॉरशिप बनने थे जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप हैं। इसके अंदर भी 2 प्रोजेक्ट हैं, 15A 15B। 15B को कहते, 15A को कहते हैं कोलकाता क्लास का वॉरशिप। कोलकाता क्लास का वॉरशिप, इसमें 3 वॉरशिप कमीशन हुए। INS कोलकाता पहला था तो इसको कोलकाता क्लास कह देते हैं। उसके बाद INS कोची, INS चेन्नई, ये तीनों है 15A में। 15B में पहला था INS विशाखापट्टनम, INS सॉरी INS विशाखापट्टनम। 15B के तहत INS विशाखापट्टनम के बाद 3 और बने। तो इसमें पहला INS कोलकाता, तो इसको कोलकाता क्लास कह देते हैं। इसमें पहला INS विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम क्लास कह देते हैं। INS विशाखापट्टनम के अलावा इसमें 3 और बने, कौन कौन से बताओ? 2 कमीशन हो चुके हैं, एक और बनना है अभी। तो 15B में टोटल 4 वॉरशिप हैं, 15A में 3। 15A के 3 है INS कोलकाता, INS कोची, INS चेन्नई। कुछ दिन पहले करंट की क्लास जो हमने की थी सब बताया हुआ है इसके अंदर, दोबारा लिख नहीं रहा हूं मैं। 15B में INS विशाखापट्टनम पहला, तो इसको विशाखापट्टनम क्लास बोला जाता है। INS विशाखापट्टनम के अलावा 3 और हैं इसमें, लास्ट वाला कमीशन होना है, 2 हो चुके हैं और। तो इसमें है INS विशाखापट्टनम, बाकी 3 के नाम बताएं। INS विशाखापट्टनम, बाकी 3 INS मोर्मुगांव, INS मोर्मुगांव, मोर्मुगांव गोवा में जगह है। INS विशाखापट्टनम, INS मोर्मुगांव, अभी कमीशन हुआ INS इम्फाल तीसरा, और चौथा बन रहा है INS सूरत। तो 15B में 4 वॉरशिप हैं, INS विशाखापट्टनम, INS मोर्मुगांव, INS इम्फाल जो अभी कमीशन हुआ 26 दिसंबर को, और 4th वाला इसमें जो कमीशन होना है, बन रहा है INS सूरत। करमू कल के पेपर में ध्यान रखना, नेगेटिव ज्यादा नहीं करना। IB आपने भरा है ना, पेपर बहुत अच्छा होगा, नेगेटिव ज्यादा मत करके आना। कुछ क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े पूछेगा, उनको अटेंड मत करना, वो जानबूझ के दिए जाते हैं कट ऑफ को नीचे रखने के लिए। CGL में भी ऐसा होता है, IB में भी ऐसा होगा। CGL में भी कुछ क्वेश्चन जानबूझ के टेढ़े मेढ़े पूछता है कि आप देख के दिमाग चकरा जाएगा ये क्या पूछ रहा है, वो जानबूझ के देते हैं कट ऑफ को नीचे रखने के लिए, क्योंकि एप्टी रीजनिंग जिनका अच्छा है वो पूरा पूरा कर देंगे। यही एक एरिया है जहां कट ऑफ को नीचे लाया जाता है, वो स्ट्रेटजी का पार्ट है एग्जाम के। खासकर CGL और IB में कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना, और पेपर पूरा पलटना। लास्ट में क्वेश्चन कई बार बहुत सिंपल सिंपल लाइन से आ जाते हैं, तो शुरुआत में पेपर पलटो, जो बिल्कुल आसान लगे, जिसमें 10 सेकंड भी नहीं लगने, उनको पहले कर लो। उसके बाद आराम से करते रहो, पेपर जैसे करना है, पर पहली बार में पेपर पलटते जाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन जो मिल रहे हैं तुरंत कर लो। और हर क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है, हड़बड़ी में टिक नहीं करना। कहीं कहीं नॉट पूछता है, नॉट करेक्ट बताओ, ठीक। अगला क्वेश्चन, और पेपर अच्छा होगा, ये क्लियर है। मिसाइल डिस्ट्रॉयर
15, 15A, 15B 2 प्रोजेक्ट है इसके। INS इम्फाल किसके तहत है? 15B के तहत है। ये भी पूछ सकता है कि 15 में भी कौन सा है, INS इम्फाल किस में है, A में या B में? B में। B को कौन से क्लास के वॉरशिप कहा जाता है? विशाखापट्टनम क्लास, क्योंकि पहला इसमें INS विशाखापट्टनम था। ये पूरा प्रोजेक्ट 15B, 15 पे काम किसने किया है? मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, ये लिखा, मुंबई में है ये। शिप मेकिंग कंपनी कई सारी हैं, गार्डन रीच है, गोवा शिपयार्ड है, कोचिन शिपयार्ड है, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई में है। तो पूरा प्रोजेक्ट 15 A और B दोनों, ये मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने काम किया है इस पर। कंपनीज को जो क्रेडिट रेटिंग देती हैं, जैसे कोई कंपनी A+ है, A++ है, B- है, कंपनी को रेटिंग देने वाली जो एजेंसीज हैं, कई तो आपने इंटरनेशनल एजेंसी भी सुनी होंगी, मूडीज, S&P, ऐसी कई सारी रेटिंग एजेंसीज हैं। तो रेटिंग एजेंसी आर रेगुलेटेड बाय, इंडिया में रेटिंग एजेंसी अगर काम कर रही है, इंडिया में अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी काम करेगी तो किससे संबंधित होगा? शेयर मार्केट के बारे में भी जीके करंट अफेयर में आपको बताया था मैंने। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, बताया था। जीके करंट अफेयर में बताया था प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, आईपीओ का क्या मतलब है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जीके करंट अफेयर कई लोगों ने पूरा नहीं किया अभी तक, जबकि इतने लेक्चर हो चुके हैं उसमें। किसी ने किया था? जिसमें मैंने बताया था शेयर मार्केट में भी जब कंपनी आईपीओ लाती है उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं, और जब कंपनी रजिस्टर्ड हो गई स्टॉक मार्केट में, डेली डेली खरीदा बेचा जा रहा है, अब उसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में पहली बार लिस्ट होने आ रही है तो आईपीओ के द्वारा आती है, आईपीओ को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। और जब वो कंपनी लिस्ट हो गई है, डेली शेयर खरीदा बेचा जा रहा है, वो सेकेंडरी मार्केट का खेल है। तो आईपीओ है प्राइमरी मार्केट, और डेली डेली खरीदना बेचना चल रहा है, वो सेकेंडरी मार्केट का खेल है। इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ के द्वारा कंपनी एंटर करती है मार्केट में। जीके करंट अफेयर किसने पूरा किया है, इसकी चर्चा की थी मैंने शेयर मार्केट की। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट बताया था, आईपीओ के द्वारा कंपनी आती है, ये जरूर बताया होगा वहां मैंने। और शेयर मार्केट संबंधित कोई भी बात है, कौन डील करेगा? सेबी करेगा। शेयर मार्केट संबंधित डील करना है, सेबी करेगा। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी सेबी के अंतर्गत काम करेंगी। भाई किसी ने पढ़ाया तो बता दो, बताया था कि नहीं बताया था? किसी ने सब्जेक्ट पूरा किया हो, वहां मैंने चर्चा की थी या नहीं शेयर मार्केट के बारे में? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, किस तरह से कंपनी लिस्ट होती है। प्रोजेक्ट प्रयास, फिर आपको मैंने वहां वो भी चर्चा की थी कि एफडी करना सही है, एलआईसी लेना सही है, या एसआईपी में इन्वेस्ट करना सही है। एसआईपी के बारे में बताया था वहीं पर। किसी को पता ही नहीं, कोई बता ही नहीं रहा है, खाली एक दो लोग कह रहे हैं बताया, बाकी को पता ही नहीं है। प्रोजेक्ट प्रयास किससे संबंधित है? ईएस वगैरह के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शेयर मार्केट वाला, ईएस में क्वेश्चन बनता है इस पर, ईएस में क्वेश्चन पूछता है इस पर। फिर एक मैंने वहां पर चर्चा की थी, कंपनी राइट्स इशू के द्वारा, कंपनी जो है राइट्स इशू के द्वारा उसको सस्ता पड़ता है अपने शेयर बेचना, फंड रेज करना। कंपनी को पैसा लेना हो तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, राइट्स इशू करके भी उनको पैसा मिल सकता है, मनी रेज कर सकते हैं राइट्स इशू के द्वारा। बोलो, प्रोजेक्ट प्रयास वॉज इन न्यूज रिसेंटली, किसके बारे में है ये प्रोजेक्ट प्रयास? एफडीआई एफआईआई बताया था, करेक्ट। प्रोजेक्ट प्रयास माइग्रेशन संबंधित। अब क्वेश्चन ये है, मतलब माइग्रेशन जो होता है वो सिस्टमैटिक रेगुलेटेड मैनर में होना चाहिए, ठीक। प्रोजेक्ट प्रयास में हमारी मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व होगी? हमारी कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? माइग्रेशन के बारे में है ये प्रोजेक्ट प्रयास, माइग्रेशन संबंधित है। तो कौन सा मंत्रालय की बात होगी? एक से दूसरे देश की बात कर रहे हो, माइग्रेशन रेगुलेटेड मैनर में होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। विदेश मंत्रालय, वेरी गुड, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बिल्कुल ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसी को बोलते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय। ये रहा प्रोजेक्ट प्रयास, इनका प्रोग्राम है। तो ये वाली जो पीडीएफ है इसमें मेन डाटा आपको मिलेगा नवंबर दिसंबर का। इससे पहले जो 100 क्वेश्चन की पीडीएफ, 132 क्वेश्चन की पीडीएफ दी थी इससे पहले,
ये वाला है नवंबर दिसंबर का। इससे पहले जो पीडीएफ दी थी वो है सितंबर अक्टूबर के आसपास का। इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट, डेप्ट का मतलब कर्ज, ये कौन जारी करता है? इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट, कर्ज, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होती है? यूपीएससी पूछता है इस तरह के सवाल, पीसीएस में भी आते हैं। रिपोर्ट कौन कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, कई सारी रिपोर्ट पूछता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो रिपोर्ट पे क्वेश्चन बनता है कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो यहां सवाल है डेप्ट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? डेप्ट रिपोर्ट किसके द्वारा कौन जारी करता है? इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट, वेरी गुड, आंसर इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट होती है इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट। इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। फेम स्कीम किससे संबंधित है? दो स्टेटमेंट है, 1 और 2, बताइए। दो नहीं, 3 स्टेटमेंट, हाँ 3 है, 1 2 3। फेम स्कीम पढ़ाया क्वेश्चन है। फेम की फुल फॉर्म किस मंत्रालय के अंतर्गत है? फेम की फुल फॉर्म किस मंत्रालय के अंतर्गत है? फेम है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर लें क्योंकि वो इको फ्रेंडली है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज उनका स्कीम है ये, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। तो इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड व्हीकल्स दोनों को प्रमोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी, हाइब्रिड व्हीकल्स को भी। तो फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लस हाइब्रिड व्हीकल दोनों को प्रमोट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज का प्रोग्राम है। अब एक स्टेप जाकर इसका नया वर्जन आ चुका है, फेम 2। अब इसका एडवांस वर्जन भी रिलीज कर दिया है इन्होंने, फेम 2 स्कीम। तो फेम पूछ ले या फेम 2 पूछ ले, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज का प्रोग्राम है। और शुरू में 2015 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के नाम से लॉन्च हुआ था। 2015 के आसपास जब लॉन्च हुआ था तब इसका नाम था नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन। एज इट इज पढ़ा रखा है ये फेम के बारे में। कमर्शियल व्हीकल और बसेस इसमें कवर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? ये पॉल्यूशन नहीं करते क्या? पॉल्यूशन को कम करना तो मेन मोटिव है, तो कमर्शियल व्हीकल और बसेस क्यों नहीं कवर होंगे? ग्रीन हाइड्रोजन वाली बसें वैसे क्यों चलानी पड़ रही है? इलेक्ट्रिक बसें क्यों लेनी पड़ रही हैं? इलेक्ट्रिक बसें क्यों चलानी पड़ रही हैं? तो इसीलिए तो पॉल्यूशन कम हो, तो इलेक्ट्रिक बस को भी तो प्रमोट कर रहे हैं। तो कमर्शियल व्हीकल बसेस कवर नहीं होंगे, बकवास। ये जानबूझ के कह रहा है कि गलत बता रहा है, गलत है। पॉल्यूशन कम करना, जिस भी व्हीकल से पॉल्यूशन आ रहा है इलेक्ट्रिक सब में लाया जाए। तो 1 और 2 बेसिकली ये और लिख भी रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज का प्रोग्राम है, तो कमर्शियल व्हीकल क्यों नहीं आएंगे? तो आंसर होगा 1 और 2, ये आंसर होगा ए। ये पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें लिखी भी है, ई बसेस वगैरह सब ली जा रही हैं, डिटेल पूरी लिखी है, फेम 1 फेम 2। ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई किस तरह का बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस तरह का बॉडी है ट्राई? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक्ट के तहत बना था तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के तहत बना था, स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1997 में बना था। एक्ट के तहत बना था, तो एक्ट में जो बॉडी स्टैब्लिश होती है उनको क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में लिखा होता तब आप कहते कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक्ट में बना था 1997 में, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। और टेलीकॉम रिलेटेड, टेलीकॉम इंटरनेट रिलेटेड चीजें जो हैं वो ट्राई डील करती है। टेलीकॉम सर्विसेज और इंटरव्यू, आपका इंटरनेट रिलेटेड जो इशू है वो ट्राई के अंतर्गत आता है। कि जैसे जियो कह रहा था हम 3 महीने और फ्री करेंगे सर्विस मोबाइल की, ट्राई ने कह दिया नहीं, फेयर कंपटीशन होना चाहिए, बाकी कंपनी बर्बाद हो रही हैं। तो इस तरह के मुद्दे ट्राई डील करता है, टेलीकॉम रिलेटेड, टेलीकॉम इंटरनेट दोनों इसके अंतर्गत आएगा, ट्राई के अंतर्गत। तो 1 और 2 1997 में बना था, ईयर भी पूछता है इसका। तो क्या आंसर हो जाएगा? टेलीकॉम के टैरिफ वगैरह क्या रखने हैं, अभी मैंने बताया। जियो कह रहा हम फ्री करेंगे, ट्राई कह रहा है पैसा लो, इसका मतलब टैरिफ वगैरह जो है उसके ऊपर भी ट्राई नजर रखेगा, कोई ओवर चार्ज ना कर रहा हो, बेवकूफ ना बना रहा हो जनता को।
1 and 2 दोनों होगा, बोथ 1 and 2। ग्रीन वॉशिंग का क्या मतलब होता है? ग्रीन वॉशिंग का क्या अर्थ है? ग्रीन वॉशिंग वर्ड आजकल बड़ा चर्चा में है। जैसे एक वर्ड होता है व्हाइट वॉश। सीजीपीडीटीएम के एग्जाम में एनटीए ने बहुत गड़बड़ की और स्टूडेंट ने इशू रेस किया, उन्होंने पूरा व्हाइट वॉश कर दिया। क्या मतलब है इस बात का? ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला इसका मीनिंग क्या है? पूरा व्हाइट वॉश कर दिया मतलब लिपापोती कर दी, कोई जवाबदेही नहीं, लिपापोती, चीजों को आंखों में धूल झोंकने का काम, है ना? इसको कहता है व्हाइट वॉश, वहीं से वर्ड निकला ग्रीन वॉश। ग्रीन वॉश भी आंखों में धूल झोंकना, लोगों को बेवकूफ बनाना, बिट्रे करना, पर इन्वायरमेंट के नाम पर। कोई चीज जो इको फ्रेंडली नहीं है और ये बताकर बेचना कि इको फ्रेंडली है, किसी चीज को गलत तरीके से प्रमोट करना, गलत ऐड करना इन्वायरमेंट के नाम पर, इसलिए ग्रीन वर्ड आ गया आगे। तो ग्रीन वॉशिंग। अब बताओ जरा चारों में से क्या लगाएं? नॉन इंक्लूजन ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट एनुअल फाइनेंशियल बजट ऑफ द कंट्री, इग्नोरिंग द डिजास्टर्स इकोलॉजिकल कंसिक्वेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के दौरान कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनी प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। यही होगा। ये फॉल्स इंप्रेशन, गलत तरीके से चीजों को प्रमोट करना कि ये इको फ्रेंडली है जबकि वो नहीं है। ये बताना कि कोई चीज इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंटली साउंड है और रियल में वो है नहीं, इसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। व्हाट इज कंबाला, जिसको कर्नाटका हाई कोर्ट से रोक लगी थी? दो इवेंट बताए थे मैंने, एक का नाम है जलीकट्टू, एक का नाम है कंबाला। व्हाट इज जलीकट्टू एंड व्हाट इज कंबाला? व्हाट इज जलीकट्टू एंड व्हाट इज कंबाला? जलीकट्टू को सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था, बाद में रिलीजियस इशू बता के वो ओपन हो गया, पर सुप्रीम कोर्ट ने एक समय पर रोक लगा दी जलीकट्टू पे। जलीकट्टू होता है बुल फाइटिंग इवेंट, पोंगल के मौके पे साउथ में होता है जलीकट्टू, तमिलनाडु। जलीकट्टू बुल फाइटिंग, पोंगल के मौके पर तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, बाद में ओपन किया, रिलीजियस मामला है वो, धार्मिक सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं लोगों के। कंबाला है बफेलो रेस कर्नाटका का, इसको कर्नाटका के हाई कोर्ट ने रोक लगाया था। किस कानून के तहत रोका था? प्रिवेंशन ऑफ क्रूअलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, जानवरों पर क्रूरता का अधिनियम 1960 के कानून के तहत। प्रिवेंशन ऑफ क्रूअलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, इस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू रोक दिया था, हाई कोर्ट कर्नाटका ने कंबाला को रोक दिया था। पर रिलीजियस मामला है, दोनों कंटिन्यू है। कंबाला बफेलो रेस इवेंट कर्नाटका का, बफेलो रेस इवेंट कर्नाटका का। अच्छा, ऑप्शन ए बड़ी समझदारी से बनाया कि कंबाला मार्शल आर्ट फॉर्म है केरल की, केरल की मार्शल आर्ट फॉर्म है कंबाला। केरल की मार्शल आर्ट फॉर्म का नाम होता है कलारी पयट्टू। मार्शल आर्ट की जो इंडिया की 3-4 फॉर्म है उसमें एक का नाम है कलारी पयट्टू, केरल का है ये, कलारी पयट्टू, ये केरल का मार्शल आर्ट फॉर्म है। पंजाब की जो मार्शल आर्ट फॉर्म है उसे कहते हैं गटका, ये पंजाब की मार्शल आर्ट फॉर्म है। कुछ मार्शल आर्ट फॉर्म इंडिया में, कलारी पयट्टू केरल की है, गटका पंजाब की है। ऐसे ही एक है मल्लखंब, मल्लखंब ये महाराष्ट्र, मल्लखंब जो है महाराष्ट्र, मल्लखंब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और साउथ के कुछ जगहों पर होता है मल्लखंब। मार्शल आर्ट के फॉर्म है अलग अलग। कराटे का ओरिजिन किस देश से है? कराटे का ओरिजिन चाइना या जापान से है कि इंडिया से है? कराटे का ओरिजिन, तो इसका आंसर कंबाला वाले का बफेलो रेस, ये टिक करना है। पहले वाले में जानबूझ के कलारी पयट्टू में हिंट देना चाह रहा था, इसलिए इसको मैंने ऐड किया। कलारी पयट्टू है जो मार्शल आर्ट फॉर्म, कंबाला तो बफेलो रेस होता है। कराटे का ओरिजिन इंडिया से है, बिल्कुल ठीक, जूडो का नहीं, कराटे का ओरिजिन भारत से। साइकी स्पेसक्राफ्ट मिशन, साइकी स्पेसक्राफ्ट मिशन का क्या पर्पस? बोलो भाई। साइकी स्पेसक्राफ्ट कई बार बता चुका हूं इसके बारे में, और किसका है ये प्रोग्राम? साइकी स्पेसक्राफ्ट मिशन किसका है और किस बारे में है? इसी नाम का एक एस्ट्रॉइड है, इसी नाम का एक एस्ट्रॉइड है, उससे संबंधित है ये। मार्स के लिए नहीं है, मार्स के लिए तो परसिवरेंस है, इंजेनिटी है, वो सब।
मेटलिक एस्ट्रॉइड इसी नाम का है, साइकी नाम का। स्पेसक्राफ्ट को भी नाम साइकी दे दिया, नासा का है ये है नासा का प्रोग्राम। सी के अलावा डी भी पढ़ लो। हाँ भाई सी सही है, मेटल एस्ट्रॉइड की स्टडी, मेटलिक एस्ट्रॉइड की स्टडी के लिए है, नासा का प्रोग्राम है साइकी। द विंसी मिशन, और द विंसी के अलावा एक और मिशन मैं बोल देता हूं, वेरिटास। द विंसी मिशन और वेरिटास मिशन किसके बारे में है ये? द विंसी या वेरिटास मिशन किससे संबंधित है? नासा को फंड की दिक्कत आ गई है अभी, वेरिटास मिशन खतरे में है, अभी होगा कि नहीं। और द विंसी किसके लिए है? वीनस के लिए, नासा का है ये, द विंसी भी और वेरिटास भी। किस प्लेनेट के लिए है? वीनस के लिए। एक क्वेश्चन बताइए, कैसिनी हाइजन, कैसिनी हाइजन मिशन जो है वो किस प्लेनेट के बारे में? कैसिनी हाइजन, कैसिनी हाइजन मिशन किसके बारे में? कैसिनी, कैसिनी हाइजन, स्पेलिंग लिखूं? बताया हुआ है कैसिनी हाइजन, वेरी गुड, सैटर्न के लिए, करेक्ट। न्यू होराइजन मिशन किसके लिए था? न्यू होराइजन, न्यू होराइजन, न्यू होराइजन, कई सारे मिशन लिखवाए थे लाइन से नासा के। न्यू होराइजन प्लूटो के लिए, करेक्ट। क्या प्लूटो अभी प्लेनेट है? क्या प्लूटो अभी प्लेनेट कैटेगरी में है? नहीं, प्लूटो प्लेनेट कैटेगरी से बाहर हो चुका है, करेक्ट। 8 ही प्लेनेट हैं अभी। अगला पॉइंट, होयसाल ग्रुप ऑफ टेम्पल, अभी हाल ही में 2 साइट इंडिया की यूनेस्को हेरिटेज में शामिल हो गई। एक है होयसाल, होयसाल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, और एक है शांति निकेतन, शांति निकेतन टैगोर से जुड़ा। तो होयसाल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स और शांति निकेतन दोनों को यूनेस्को में जगह दी गई है। टोटल इंडिया के हेरिटेज अब कितने हो गए? नंबर भी इंपॉर्टेंट है। अब टोटल इंडिया के हेरिटेज यूनेस्को लिस्ट में कितने हो चुके हैं? इन दोनों को मिलाकर हो गए 42, 42 हो गए हैं अब। और होयसाल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स पड़ता है कर्नाटका में। होयसाल ग्रुप ऑफ टेम्पल में एक टेम्पल बड़ा फेमस है, इसमें कई टेम्पल हैं, 3 सिटी हैं बेसिकली जहां टेम्पल्स बने हुए हैं, बताया था। अब मेरा सवाल इसमें एक ये है, इसमें एक टेम्पल है होयशालेश्वर टेम्पल। इन ग्रुप ऑफ टेम्पल में एक टेम्पल का नाम है होयशालेश्वर टेम्पल, वो किस गॉड के बारे में है? होयशालेश्वर टेम्पल किस गॉड से संबंधित है? बताओ बकार, किस डीटी को डेडिकेटेड है? किस गॉड या गॉडेस के बारे में? लॉर्ड शिवा, करेक्ट, शिवा के बारे में है, बिल्कुल ठीक। अगले सवाल पर आए। अगला एक और क्वेश्चन बता दो, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर? जिनेवा में है कि पेरिस में है, ये बता दो। पेरिस, करेक्ट, पेरिस में। ज्यादातर हेडक्वार्टर आपको जिनेवा मिलते हैं, पर यूनेस्को पेरिस में है, ठीक। अभी यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी, एक इनकी लिस्ट होती है क्रिएटिव सिटी के नाम से, क्रिएटिव सिटी लिस्ट में इन्होंने शामिल किया है इंडिया के 2 शहरों को क्रिएटिव सिटी के नाम पर, एक को म्यूजिक के लिए, एक को लिटरेचर के लिए। कौन कौन से हैं? यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी लिस्ट में इंडिया के 2 सिटी अभी शामिल किए गए हैं, एक म्यूजिक के लिए फेमस है और एक लिटरेचर के लिए। वेरी गुड मिश्रा, कोझिकोड, कोझिकोड केरल लिटरेचर के लिए, और ग्वालियर म्यूजिक के लिए, बिल्कुल सही, कोझिकोड और ग्वालियर। गुजरात के गरबा डांस को भी अभी यूनेस्को ने एक लिस्ट में शामिल किया है। देखो यूनेस्को के भी 2 तरह के लिस्ट होते हैं, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। जैसे भारत का कुंभ मेला, गरबा डांस, नौरोज फेस्टिवल, कई चीजें जो हैं वो इनटेंजिबल हेरिटेज में है, कुछ टेंजिबल में है। क्या होता है टेंजिबल का मतलब, क्या होता है इनटेंजिबल का मतलब? क्या है टेंजिबल और क्या है इनटेंजिबल? इनटेंजिबल का मतलब है जिसको आप छू के नहीं देख सकते। जैसे मान लो कोई डांस फॉर्म किसी का, जैसे मैं कहूं कलबेलिया डांस,
राजस्थान का, या गरबा अभी शामिल हुआ है, कुंभ मेला भारत का, ये सब इनटेंजिबल कैटेगरी में आते हैं। है ये भी यूनेस्को हेरिटेज में, पर ये इनटेंजिबल कैटेगरी, मिक्स वाले नहीं। अरे जो टेंजिबल वाला तुम बोल रहे हो वो टेंजिबल हेरिटेज होते हैं। टेंजिबल हेरिटेज को 3 कैटेगरी में बांटा है, कल्चरल, नेचुरल, मिक्स। वो टेंजिबल वाली 3 कैटेगरी है, कल्चरल, नेचुरल, मिक्स। इनटेंजिबल वाले हैं जिनको आप छू के नहीं देख सकते हैं, कुंभ मेला, कलबेलिया डांस राजस्थान का, गरबा अभी शामिल हुआ है गुजरात का। इनटेंजिबल मतलब वो भी हेरिटेज का पार्ट है, पर वो दिख नहीं रहा है आपको, बस आप उनको महसूस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, पर आप वो ताजमहल कुतुब मीनार की तरह नहीं है, उनको इनटेंजिबल कह देते हैं। अगला सवाल, ये बताया था यूनेस्को में मैंने, पर वही है, तुम नन्ही सी जान कितना पढ़ोगे। सोच रहे हो बताया तो सब है, पर पढ़ूं कितना, मैं याद कितना रखूं। 1-2 रिवीजन जब हो जाते हैं तब याद रहता है, और क्वेश्चन के माध्यम से भी चीजें याद रहती हैं, इसीलिए रिवीजन जरूरी है। तो रिवीजन अपने से भी करोगे, मैं भी करवा रहा हूं, तो काफी चीजें याद हो जाएंगी, और क्वेश्चन के माध्यम से याद रखना आसान हो जाएगा, रिकॉल ज्यादा कर पाओगे। डार्क पैटर्न शब्द आजकल बहुत यूज होता है, क्या मतलब होता है डार्क पैटर्न का? वरुण के दिल की बात कह दी मैंने। ये अब सर ने सही कहा है कि नन्ही जान कितना पढ़ोगे। सही बात है भाई, सर तो 13-14 साल से एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, एक ही चीज, मतलब इतने सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं 13-14 साल, अगर तुम पढ़ाओगे मेरे से भी अच्छा पढ़ा दोगे, इसमें क्या है? मेरे एंड पे कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है, तुम्हारे एंड पे बड़ी बात है कि तुम इतना पढ़ रहे हो। तुम्हें तो टेक्निकल भी पढ़ना है, नॉन टेक भी पढ़ना है, इतना कुछ है पढ़ने को। कई बार बच्चे सोचते हैं, कहते हैं सर आपको याद कैसे रहता है? कोई बड़ी बात नहीं, 13-14 साल तुम पढ़ाओगे, 6-7 लाख बच्चे पढ़ा दोगे, मेरे से भी ज्यादा याद रखोगे और ज्यादा अच्छा पढ़ा लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल सही जवाब वकार। गुमराह करके कंज्यूमर को कुछ भी बेच देना, गुमराह करके कंज्यूमर को कुछ भी बेच देना, जैसे आज एक कोर्स बना के बेच देना और ये कहना कि 6 महीने में जेटीओ की भर्ती आने वाली है या कोई और भर्ती आने वाली है। कोर्स बिक गया, पैसा कमा लिए, और वो भर्ती भी नहीं आई, बेच बाज के किनारे निकल गए। या कोई प्रोडक्ट ऐसा जिसको ये बता के बेच देना कि देखो ये चीज होने वाली है और ये बेच दिया आपने बढ़ा चढ़ाकर, और वो चीज लेने पर कुछ मिला नहीं। कि जैसे हमने कह दिया कि ये कोर्स तुम कर लो, ये कोर्स से पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई गारंटी दे सकता है इस बात की? कई बार थंबनेल चलते हैं इस तरह के, बस ये पढ़ लिया इसके बाहर से कहीं नहीं आएगा। कोई कमिट कर सकता है? 14 साल पढ़ाकर मैं नहीं कमिट कर सकता। ये तो ये बोला जा सकता है कि भाई इतना पढ़ लोगे, ठीक तरीके से मेहनत करके पढ़ाया गया है, तुमने मेहनत करके पढ़ लिया, जितना बाकियों से बनेगा उनसे बेहतर तुम करके आओगे, ये हम कमिट कर सकते हैं। ये हम कमिट नहीं कर सकते कि इतना ही पढ़ लो बस हो जाएगा, ये कोई लिखित गारंटी नहीं दे सकता है। ठीक है, तो कोई चीज ये कहकर बेच देना कि ये है और रियल में वो निकला नहीं। कल मुझे एक बच्चे ने बताया कि पॉलिटी, कहीं उसने पॉलिटी कवर किया, 10 घंटे में पॉलिटी खत्म हो गई, 36 घंटे पूरा करने में हालत खराब हो गई, 36-37 घंटे पॉलिटी पढ़ाया मैंने। उसके बाद भी हम कुछ चीजें और चाहे तो जोड़ सकते थे, अभी क्वेश्चन भी अप्लाई कर रहे हैं उस पर, क्वेश्चन भी तो कोर्स का ही पार्ट है, क्वेश्चन जो करवा रहा हूं वो भी कोर्स का हिस्सा है। तो अभी 36 घंटे में पॉलिटी पढ़ाई, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं उस पर, तो कैसे 10 घंटे में हो जाएगा? तुम सोचो 10 घंटे में क्या हुआ होगा। या मैराथन सेशन चलते हैं आजकल, मैराथन सेशन, एक क्लास में हिस्ट्री खत्म, फिर नंबर भी मैराथन वाले ही आते हैं, फिर पेपर के बाद आंख खुलती है कि नंबर भी मैराथन वाले। डार्क पैटर्न तो अब समझ आ गया होगा, इतने एग्जाम्पल दे दिए, तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। डार्क पैटर्न का अर्थ होता है किसी चीज को गलत तरीके से प्रमोट करके बेच देना जो वो रियल में है नहीं। अब जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक, ए मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मतलब 10 घंटे में पॉलिटिक्स कैसे खत्म हो सकता है? 10 घंटे में तो मैं फंडामेंटल राइट तक पूरा नहीं कर पाया था, जबकि पूरी क्लास में कोई टाइम पास नहीं किया गया, A to Z पढ़ाया गया लगातार। फंडामेंटल राइट भी 10 घंटे में पूरे नहीं पहुंच पाए थे हम। तो पढ़ाया जा रहा है कि तमाशा किया जा रहा है? और गलती पढ़ाने वालों की भी नहीं है, बच्चे भी तो शॉर्टकट चाहते हैं आजकल। शॉर्टकट कई बार लॉन्ग कट से भी ज्यादा लंबा पड़ता है। स्टूडेंट मेरे से कहते हैं सर शॉर्टकट बताइए, शॉर्टकट मेरे पास कोई है ही नहीं, जादू की छड़ी नहीं घुमाई और सिलेक्ट हो गए। शॉर्टकट कुछ नहीं होता, प्रॉपर टाइम देना पड़ता है तैयारी को, तभी एग्जाम निकलता है। आराम से एक एक सब्जेक्ट पढ़ो, प्रीवियस ईयर लगाओ, रिवाइज करो, मैक्सिमम क्वेश्चन लगाओ, एक एक सब्जेक्ट कवर करते चलो। 4 से 5 महीने में जाकर सिविल्स में चाहिए 1 साल, स्टेट पीसीएस और बाकी एग्जाम में, स्टेट पीसीएस 6-7 महीना ले जाएगा,
CGL VGL के लिए 4 महीना। ये तरीका है कंपटीशन का। 1 महीने में शॉर्टकट मैराथन करा के मैं तो नहीं करा सकता भाई, वरना हो सकता है मेरे हिसाब से। बोलो डार्क पैटर्न। अब इसमें से इतना बता दिया, अब तो आंसर करो। ए डिजाइन टेक्निक दैट प्रमोट यूजर फ्रेंडली वेबसाइट एक्सपीरियंस। बकवास। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करती है कस्टमर के साथ। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है ये, बेवकूफ बनाना, बकवास। ए यूजर इंटरफेस डिजाइन पैटर्न इंटेंडेड टू मैनिपुलेट और डिसीव यूजर। अब डिसीव का मतलब तुमको पता होना चाहिए, धोखा देना। तो इसी कारण इसको डिसेप्टिव पैटर्न भी कहा जाता है। लोगों को धोखा देने के इंटेंशन से किया जा रहा है, तो इसको एक और नाम से जानते हैं, डिसीव पैटर्न। डिसीव पैटर्न। देखो मैं एक पॉइंट ये कह दूं, यूट्यूब पे भी कुछ लोग क्लास देखेंगे तो कहेंगे सर ने ये क्यों कहा। एक पॉइंट मैं यहाँ क्लैरिफाई कर दूं आपको। कोई पॉलिटी 10 घंटे में कराए, 6 महीने बाद एग्जाम दूसरा आए नहीं आए, मोटिव ये नहीं है मेरा। केवल एक कंसर्न है कि जो बिगिनर बच्चा है, जिसको कुछ नहीं पता कंपटीशन के बारे में, बिगिनिंग में ही उसका करियर बर्बाद ना करें। बस एक लाइन ये कहना है मुझे। बिगिनर बच्चा बिगिनिंग में ही उसका करियर बर्बाद ना कर दें शॉर्टकट के चक्कर में और अपने व्यू के चक्कर में। ऑनेस्टली अगर नहीं पढ़ाएंगे, कहीं का नहीं रहेगा बच्चा, बेचारा परेशान होगा। प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाए, सही तरीके से पढ़ाया जाए, तभी कुछ बात बनेगी। कितने बच्चे आरोहण पर जो आ रहे हैं बोल रहे हैं सर मैं यहाँ कोर्स कर चुका, 3 बार कोर्स कर चुका, पैसा बर्बाद, समय बर्बाद। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरोहण सबसे अच्छा कर रहा है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम जो जेन्युइन तरीका है, कहीं भी पढ़े बच्चा, पर जेन्युइन तरीके से पूरा पढ़ाया जाए। स्टूडेंट को कमोडिटी की तरह ना समझें कि बस उसने कोई चीज खरीदा बेचा। तो अगर स्टूडेंट आपके लिए कमोडिटी है, तो स्टूडेंट भी टीचर को सेल्समैन ही मानेगा। फिर गुरु शिष्य परंपरा वाला कंसेप्ट खत्म ही हो जाएगा, जो आजकल टीचर कहते हैं बच्चे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। कहां से रिस्पेक्ट करेंगे? आप ठीक से पढ़ा ही नहीं रहे। 2-3 पेपर शुरू में वो खुश हो जाता है शॉर्टकट के चक्कर में, पेपर देने के बाद वो बच्चा गालियां बकता है आपको। तो जब बच्चा आपके लिए कमोडिटी है, तो बच्चे के लिए भी फिर आप सेल्समैन है। जेन्युइन तरीके से नहीं पढ़ाएंगे तो पूरी एजुकेशन को लेकर जो एक बात है, टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन था, उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मुझे इस चीज से दिक्कत है। ईमानदारी से पढ़ाएं, पेपर आए नहीं आए अलग बात है, क्वेश्चन बने नहीं बने, पर आप अपना काम ईमानदारी से करें। सिर्फ बेचने के लिए, पैसे के लिए काम नहीं होना चाहिए। ग्रोसरी की दुकान पे सामान बेचना और टीचिंग दोनों अलग बातें हैं, उनको मिक्स ना किया जाए। अब चलो क्लास चलते चलते बात कहीं और पहुंच गई। 1 मिनट भी वेस्ट किए बिना क्वेश्चन पर आए। इतना समय नहीं है कि 2 मिनट में बकवास करें, उससे अच्छा 2 क्वेश्चन और करा दिए जाए। सीधे क्वेश्चन पे फोकस करो। एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI, लगातार दिल्ली में देखो पॉल्यूशन चर्चा में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कहता है बताओ, जल्दी बताओ। एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें मेरा सवाल थोड़ा अलग है। देखो ये तो बता ही दोगे, आसान है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो निकाला जाता है, उसमें 8 पॉल्यूटेंट को लेते हैं मेन। एनवायरमेंट में पॉल्यूशन में बताया था मैंने कि 8 पॉल्यूटेंट लिए जाते हैं इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करने में। उनकी एवरेज वैल्यू आपको बताई जाती है चार्ट पर। 0 से 50 होगा, 50 से 100 होगा, 100 से 200 होगा। किस रेंज में पॉल्यूशन, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। दिल्ली में 450 के ऊपर चल रहा है अभी, कुछ समय पहले 600-700 क्रॉस कर गया था, दिवाली के दिन 1000 क्रॉस कर गया था। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना ज्यादा, हवा की स्थिति उतनी खराब। तो ये तो वैसे ही पकड़ में आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना कम होगा उतनी हवा खराब होगी, बकवास। उतनी हवा की क्वालिटी अच्छी। एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसे भीमताल की बात करूं मैं, मेरे रिटायरमेंट होम की बात करूं भीमताल, तो वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है 40-45, और दिल्ली में दिवाली के दिन 1000। तो कहां की हवा ज्यादा साफ हुई? एयर क्वालिटी इंडेक्स का कम होना मतलब हवा का साफ होना, ज्यादा होना मतलब हवा गंदी होना, खराब होना। तो सेकंड वाला तो सही नहीं है, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक नंबर है जो पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों को मदद करता है समझने में कि जहां वो रह रहे हैं वहां हवा की स्थिति क्या है, और वो कुछ क्या मेजर्स लें सिचुएशन को कॉम्बैट करने के लिए। क्या मेजर ले सकते हैं? एयर प्यूरिफायर लगाएंगे,
पर एयर प्योरीफायर भी बहुत इफेक्टिव तो नहीं है, 100% तो वो क्लीनिंग कर नहीं पाता, उसकी भी रेंज रहती है इतने मीटर तक क्लीन करेगा, और वो भी पूरा इफेक्टिव नहीं रहता। उसके अलावा मास्क वास्क लोग यूज करेंगे, ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा, सुबह मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाएंगे, बुजुर्ग लोगों के लिए दिक्कत है, बच्चों के लिए दिक्कत है। तो पहला वाला तो सही है, इसके नंबर को देख के अंदाजा लग जाएगा हमारे सराउंडिंग में एयर पॉल्यूशन की क्या स्थिति है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में डिफरेंट कैटेगरीज बनी है, गुड से लेके सीवियर, बिल्कुल सही बात है। इसमें कई कैटेगरीज बनी है, पूरा चार्ट वगैरह आपको दिखाया था मैंने, और जैसे जैसे नंबर इसका बढ़ता जाता है उसमें चार्ट में कलर भी चेंज हो जाता है। अगर कम नंबर होगा तो ग्रीन चार्ट दिखेगा, ज्यादा नंबर बढ़ेगा तो डार्क होता जाएगा, येलो, ऑरेंज, डार्क ब्राउन, ऐसे बढ़ता जाएगा। इसमें 8 पॉल्यूटेंट जो लिए जाते हैं मेजर करने के लिए, कौन कौन से हैं? इसमें लिया जाता है PM 2.5, PM 10, CO, लेड, अमोनिया, ओजोन, इसके अलावा NO2, SO2। PM 2.5, PM 10, CO, लेड, अमोनिया, ओजोन, NO2, SO2, करेक्ट। इसमें आपको CO2 नहीं दिखा, मीथेन नहीं दिखा, ये दो तो नहीं है इसमें। एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये 8 पॉल्यूटेंट मेजर किए जाते हैं। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का पुराना क्वेश्चन है, कौन कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं? ये 8 होते हैं, यही पढ़ा के भेजा हुआ था। CO2 और मीथेन इसमें नहीं है, क्योंकि हम एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं कर रहे। ये दोनों गैस का ज्यादा रोल ग्लोबल वार्मिंग में आता है, एयर पॉल्यूशन में बहुत खतरनाक रोल इनका नहीं है। ये हीट ट्रैपिंग में ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में। 1000 बार बता चुका हूं, एयर पॉल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग को अलग रखें। कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग, एयर पॉल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन तीनों करती हैं, ये गैस टू गैस वेरी करती है बात। इन जनरल आप नहीं बोल सकते कि जो एयर पॉल्यूशन है वही ग्लोबल वार्मिंग है, दोनों अलग बातें हैं। एयर पॉल्यूशन का मतलब आपकी हेल्थ को खराब कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हीट ट्रैपिंग हो रही है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये दोनों हीट ट्रैपिंग में ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं, एयर पॉल्यूशन में इनका इतना रोल नहीं है। ये है एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैट जीपीटी। ये क्वेश्चन अभी और कई एग्जाम में मिलेगा आपको। क्वेश्चन बनेगा चैट जीपीटी किसके द्वारा दिया गया था कंसेप्ट, और इसमें जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है ये बता दो, और इसका कंप्यूटर गूगल ने बना दिया है। व्हाट डज द एक्रोनिम जीपीटी स्टैंड्स फॉर? जीपीटी का क्या फुल फॉर्म है? व्हाट डज द एक्रोनिम जीपीटी स्टैंड फॉर? हाँ, गूगल का जेमिनी, करेक्ट। ओपन एआई ने बनाया था चैट जीपीटी। ओपन एआई कंपनी, उसका सीईओ कौन है अभी? उसको टाइम मैगजीन ने बेस्ट सीईओ डिक्लेयर किया इस साल। ओपन एआई कंपनी के द्वारा ये बनाया गया चैट जीपीटी कंसेप्ट। अभी इसके सीईओ को बेस्ट सीईओ टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया। इसका नाम है सैम आल्टमैन। सैम आल्टमैन। तो चैट जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर ये नाम है। गूगल वाले का नाम है जेमिनी। गूगल ने जो बनाया है उसका नाम जेमिनी वाले लिख दिया है मैंने, थ्योरी में पढ़ा भी रखे हैं दोनों। अंकोर वाट, जिसको 8वां अजूबा घोषित किया गया हाल ही में, ये किस देश में है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला सवाल ये है किस भगवान के लिए है बना था और किस राजा ने बनवाया था? अंकोर वाट किस देश में है, किस गॉड के लिए था ओरिजिनली, और किस राजा ने बनवाया था? अरे कंबोडिया तो दांत से टिक कर दोगे, इसमें कोई दम नहीं क्वेश्चन में। कंबोडिया में अंकोर वाट, अभी हाल ही में इसको 8वां अजूबा घोषित किया गया, सही बात है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन। कंबोडिया की कैपिटल भी बताई थी, नोम पेन। नोम पेन ये इसकी कैपिटल है। ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने 11वीं सेंचुरी के अराउंड। सूर्यवर्मन द्वितीय राजा था जिसने बनवाया था 11वीं सेंचुरी, 11वीं सदी में, जब इंडिया में चंदेल राजाओं ने खजुराहो बनवाया था। उसी समय, उस समय इंडिया में खजुराहो बनवाया था चंदेल राजाओं ने, खजुराहो के मंदिर।
और ये खमेर डायनेस्टी का राजा था। यूपीएससी पूछेगा तो एक लाइन और लिख देगा, खमेर डायनेस्टी के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय। डायनेस्टी पूछ लेगा तो खमेर इस डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था। ठीक, अगला सवाल। चाइना ने जो ये अर्थ के क्रस्ट के बाद मेंटल तक जाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है, उसका नाम क्या है? ड्रिल करके, कि ओशियन में जाएंगे, फिर ओशियन के नीचे ड्रिल करके, क्रस्ट को ड्रिल करके मेंटल तक जाने का प्रोग्राम। उस क्या नाम है उस मशीन का? उस मशीन का नाम क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मैं करा रहा हूं, इसकी कुछ क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगी। 100% तो नहीं हो पाएगी। हम लोग 2-2.5 महीने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 हजार से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर वगैरह भी करने हैं इसमें। तो कुछ क्लासेस यूट्यूब पे रहेंगी, 100% मत एक्सपेक्ट करिएगा, थोड़ी बहुत यूट्यूब पे रहेंगी। जैसे अभी आईबी का पेपर है कल, तो ये वाली क्लास यूट्यूब पे पड़ जाएगी। पीडीएफ वगैरह ऑलरेडी ओपन है, पीडीएफ तो कोई भी निकाल सकता है। चाइना कटिंग एज ओशियन ड्रिलिंग वेसल नाम बताओ, करंट में पढ़ाया था, मेंगजियांग। 3-4 दिन पहले करंट की क्लास हुई थी, उसमें बताया था, मेंगजियांग इसका नाम है। अगला सवाल, व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ एंडिंग एड्स एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय 2030 सेट अप बाय द यूनाइटेड नेशन? टारगेट ईयर तो क्वेश्चन में ही लिख दिया है, 2030 ही है, 2030 ही है टारगेट ईयर। यूनाइटेड नेशन, यूएन एड्स कंपनी है, यूएन एड्स ये कंपनी का नाम है, 2030 टारगेट ईयर रखा है। एड्स एक ग्लोबल थ्रेट ना रहे, कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए है। आर वैशाली अभी हाल ही में न्यूज में थी, इवेंट वगैरह जीती, किस खेल से संबंधित है? आर वैशाली किस खेल से संबंधित है? उसी खेल से संबंधित हैं जिसमें आर प्रगनंदा बड़े फेमस प्लेयर के तौर पे उभर रहे हैं। आर प्रगनंदा बड़े प्लेयर के तौर पे उभर रहे हैं, किसमें? चेस में। एड्स का जिक्र हुआ, भारत में नॉर्थ ईस्ट में एड्स के मामले बहुत हैं। एड्स के लिए जो फ्री ट्रीटमेंट का प्रोग्राम है हेल्थ मिनिस्ट्री का नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, 8 राज्यों में, उसका नाम क्या है? नॉर्थ ईस्ट में जो प्रोजेक्ट चल रहा है भारत सरकार का, फ्री प्रोग्राम है, वहां पर एड्स के मामले कंट्रोल किए जाए, फ्री ट्रीटमेंट दिया जाए, उसका नाम है प्रोजेक्ट सनराइज। वेरी गुड, प्रोजेक्ट सनराइज। एड्स का टेस्ट कौन सा होता है? एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। एड्स की फुल फॉर्म अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वर्ल्ड एड्स डे कब होता है? वर्ल्ड एड्स डे कब होता है? ये कोनेरू हम्पी फर्स्ट ग्रैंड मास्टर लिख रखा है मैंने यहाँ पर। कोनेरू हम्पी डी हरिका ये भी ग्रैंड मास्टर रहे, फीमेल ग्रैंड मास्टर। कोनेरू हम्पी सबसे पहले 1 दिसंबर, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, करेक्ट। अगला सवाल, शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया ने लॉन्च की, अभी हाल ही में ट्रायल किया इसका, शॉर्ट रेंज के लिए हाल ही में इंडिया ने शॉर्ट रेंज मिसाइल का ट्रायल किया है, अग्नि-1 का। अग्नि-1 का ट्रायल हुआ अभी कुछ समय पहले, लेटेस्ट। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से ट्रायल किया गया है। डीआरडीओ ज्यादातर लॉन्चेज यहीं से करता है। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा में है, इसका नाम पहले व्हीलर आइलैंड था। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, इसका नाम पहले व्हीलर आइलैंड था। डीआरडीओ के ज्यादातर लॉन्च यहां से होते हैं, और इसरो के ज्यादातर लॉन्च, ज्यादातर 100% तो नहीं बोल रहा हूं, ज्यादातर श्रीहरिकोटा, ज्यादातर श्रीहरिकोटा से। रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जो वर्ल्ड मार्केट में अवेलेबल है, उनको क्या कहा जाता है? जैसे चाइनीज करेंसी वाला बॉन्ड पेपर वर्ल्ड मार्केट में, उसको कहते हैं पांडा बॉन्ड, क्योंकि चाइना में पाया जाता है जाइंट पांडा, उसके लिए चाइना पॉपुलर है दुनिया में। पांडा, जाइंट पांडा चाइना में ही उसकी मेन पॉपुलेशन है। तो जो चाइनीज करेंसी वाला बॉन्ड वर्ल्ड मार्केट में अवेलेबल है, उसको पांडा बॉन्ड कहते हैं। तो इंडियन करेंसी वाले बॉन्ड जो वर्ल्ड मार्केट में अवेलेबल है, उन्हें क्या कहते हैं? इंडिया किसके लिए फेमस है इसमें? मसाला, स्पाइसेस के लिए। इंडिया वाले जो इंडियन करेंसी के बॉन्ड पेपर वर्ल्ड मार्केट में, इन्हें कहते हैं मसाला बॉन्ड।
इनको शुरुआत की थी पहली बार वर्ल्ड बैंक की एक जो एजेंसी है आईएफसी ने शुरू किया था इनको कई साल पहले। आईएफसी क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही एक ऑर्गन, एक अंग है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 संस्थाएं हैं, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा, आईसीएसआईडी। आईएफसी ने शुरू किया था इसको, इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन, जो प्राइवेट सेक्टर को लोन वगैरह देने का काम करती है। इसने शुरुआत की थी मसाला बॉन्ड। पांडा डिप्लोमेसी हुई थी अमेरिका चाइना के बीच। चाइना ने पांडा गिफ्ट किए थे अमेरिका को, बाद में रिलेशन खराब हो गए, वापस मांगने लगा। अमेरिका ने कह दिया पांडा तो मर गया, एक की तबीयत खराब चल रही है, दिया नहीं था। वो थी पांडा डिप्लोमेसी, अमेरिका चाइना के बीच हुई थी। कई बार उनके रिलेशन बनते बिगड़ते रहे। तो पांडा डिप्लोमेसी, दोस्ती बढ़ाई जा रही थी, फिर कुछ समय में रिलेशन खराब हो गए। ये बताओ अगला सवाल। अभी टाइम मैगजीन ने, अमेरिका की टाइम मैगजीन, हाल ही में उसने पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना है? मैंने 2022 का भी बताया था, 23 का भी बताया। किसको हाल ही में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? टाइम मैगजीन, जो अमेरिका की मैगजीन है। इंडियन पर्सन इसमें आया था कौन? महात्मा गांधी, 1930 में। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 1930 में महात्मा गांधी रहे थे। इस साल कौन है? टेलर स्विफ्ट। इस साल है टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट। जेलेंस्की तो लास्ट टाइम थे, जेलेंस्की पिछली बार थे, वही बता रखा है मैंने। चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसी को वन बेल्ट वन रोड कहते थे, कौन इससे बाहर निकल गया है? ये दांत से टिक करने वाला क्वेश्चन है। इटली। करंट में कराया था अभी कुछ ही दिन पहले, इटली बाहर हो गया, पूरा समझाया था इसके बारे में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इटली बाहर हो गया। काला अजर बीमारी, कौन सा देश है जिसने इसको एलिमिनेट कर दिया काला अजर को? अगला सवाल, ये किस ऑर्गेनिज्म से होता है और कौन सी मक्खी या मच्छर उसको कैरी करता है? कौन सी मक्खी या मच्छर उसको कैरी करता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ किससे होता है और कौन उसको कैरी करता है? 2 सवाल। बांग्लादेश है साउथ, ये एशिया के अंदर पहला देश बांग्लादेश, जिससे काला अजर ये खत्म हो गया। अब काला अजर होता है, इस बीमारी का दूसरा नाम होता है वाइसरल लेशमेनियासिस कहते हैं इसको। इसी बीमारी का नाम वाइसरल लेशमेनियासिस। यूपीएससी पूछेगा तो काला अजर की बजाय ये नाम लिख देगा, हाथ पांव फूल गए, ये पता नहीं कौन सी बीमारी है, कुछ नहीं, काला अजर कोई बोलते हैं। ये भी ना याद रहे तो ये लेशमेनिया, ये वर्ड याद कर लो। लेशमेनिया वर्ड आ जाए, ये काला अजर की बात हो रही है। टेढ़े मेढ़े नाम याद ही मत करो, इतना हिस्सा याद कर लो, लेशमेनिया बस। और ये प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ होता है ये। किसने खोजा था प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ बैक्टीरिया दोनों एक ही व्यक्ति ने खोजा था, ए वैन लीवेनहॉक। पर क्या अंतर है प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया में? होते दोनों एक ही सेल के हैं, सिंगल सेल। सभी बैक्टीरिया, सभी प्रोटोजोआ एक सेल होती है बस, यूनिसेलुलर होते हैं। केवल अंतर होता है बैक्टीरिया में न्यूक्लियस के ऊपर की मेम्ब्रेन नहीं होती और प्रोटोजोआ में न्यूक्लियस के ऊपर की मेम्ब्रेन होती है। जिनके ऊपर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन गायब हो उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोट, जैसे बैक्टीरिया। और जिनके न्यूक्लियस पे वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन होगी उन्हें कहते हैं यूकैरियोट। यूकैरियोट में प्रोटोजोआ भी आ जाएगा, प्लांट्स भी आ जाएंगे, एनिमल भी आ जाएगा। ठीक, तो प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये लेशमेनिया, ये सब प्रोटोजोआ हैं। और इसको, इस प्रोटोजोआ को लेकर कौन जाता है जो बॉडी में ड्रॉप कर देगा, बीमारी कर देगा? यहाँ पे मच्छर नहीं, मक्खी जिम्मेदार है, उसका नाम है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई, ये मक्खी इस प्रोटोजोआ को ले जाएगी, बॉडी में ड्रॉप कर देगी, बीमारी कर देगी। एक और बीमारी बताई थी मैंने, स्लीपिंग सिकनेस। ये बहुत क्वेश्चन आता है एसएससी में भी, स्टेट पीसीएस में भी, यूपीएससी भी पूछ चुका है। स्लीपिंग सिकनेस, इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार है और कौन कैरी करता है? कैरियर कौन है और ऑर्गेनिज्म कौन सा है? स्लीपिंग सिकनेस में होता है ट्रिपैनोसोमा, ये प्रोटोजोआ है। ट्रिपैनोसोमा ये प्रोटोजोआ होता है, जिसको लेकर जाती है एक मक्खी, उस मक्खी का नाम है सेसे फ्लाई। सेसे फ्लाई ये कराती है, ये ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ। ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ, ये मक्खी ले जाएगी इस प्रोटोजोआ को, बॉडी में ड्रॉप करेगी, बीमारी होगी स्लीपिंग सिकनेस। अगला सवाल,
कौन सा देश है अफगानिस्तान को क्रॉस कर गया है अफीम प्रोडक्शन के मामले में? ओपियम की खेती बहुत ज्यादा कर रहा है जो, कौन है बताओ? अफीम की खेती के मामले में कौन सा देश अफगानिस्तान को भी क्रॉस कर गया है, जबकि अफगानिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था ओपियम का? ओपियम प्रोडक्शन बढ़ गया किस देश का? इसका आंसर है म्यांमार। म्यांमार आंसर है। सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, ओपियम का जिक्र आया तो 2-4 लाइन और देख लो जरा। एक प्लांट होता है पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट का ही अनराइप फ्रूट, जब पूरा पका नहीं होता है अनराइप, ये है ओपियम, अफीम। पॉपी प्लांट का ही अनराइप फ्रूट है ओपियम। अब इससे तो कई सारी दवाएं वगैरह भी बनती हैं, इलीगल ड्रग्स भी बनते हैं। दवा में भी यूज होता है, इलीगल ड्रग्स में भी यूज होता है। दवा के लिए ओपियम जहां प्रोडक्शन हो रहा है, दवा में यूज होना है, उसका तो पूरा आंकड़ा डाटा रहता है। पर इलीगल तरीके से भी लोग उगाते हैं, जिसको इलीगल ड्रग्स बनाने में यूज किया जाता है। ओपियम से कई सारी ड्रग्स बनती हैं, जैसे हेरोइन है, मॉर्फिन है, कई सारी ड्रग्स बनती हैं, हेरोइन, मॉर्फिन, हशीश, ये सब इलीगल ड्रग्स कई सारी जो इसी से मिलती हैं, ओपियम से। दुनिया में एक एरिया जो इसके लिए जाना जाता है, अफीम प्रोडक्शन जहां बहुत होता है, उसे कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। जरा बताओ गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से कंट्री हैं जिनको मिला के ट्रायंगल बनता है? एक तो अफीम की खेती इस एरिया में बहुत होती है, जिसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। कौन कौन है गोल्डन ट्रायंगल में, बोलो आंसर। गोल्डन ट्रायंगल अफीम की खेती के लिए विख्यात नहीं, कुख्यात है दुनिया में। अच्छी चीज थोड़ी है लीगल ड्रग्स प्रोड्यूस करना। ये गोल्डन ट्रायंगल 3 कंट्री को मिला के बनता है। कौन कौन है? म्यांमार, लाओस, साउथ ईस्ट एशिया में अकेला लैंडलॉक कंट्री है लाओस। कैपिटल क्या है? वियंटियन। और यहां है थाईलैंड। ये 3 को मिला के ट्रायंगल बन रहा है। ओपियम प्रोडक्शन दुनिया में बहुत ज्यादा है इसका। इन तीनों में भी म्यांमार सबसे ऊपर हो गया है भी, और खाली तीनों में नहीं, वर्ल्ड में सबसे ऊपर हो गया है। इसके अलावा एक दूसरा एरिया, वहां भी अफीम की खेती बहुत होती है, वो आधे चांद की शेप बनती है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इन तीनों को कनेक्ट करोगे तो बनेगा गोल्डन क्रिसेंट। क्रिसेंट का मतलब अर्धचंद्र, आधा चांद। गोल्डन क्रिसेंट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये बनेगा गोल्डन क्रिसेंट। सबसे ज्यादा यहां भी अफीम की खेती बहुत होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम अफगानिस्तान प्रोड्यूस किया करता था, इससे भी आगे निकल गया म्यांमार। तो दोनों एरिया अफीम की खेती के लिए कुख्यात हैं, गोल्डन ट्रायंगल भी, गोल्डन क्रिसेंट भी। एक गोल्डन ट्रायंगल टूरिस्टों वाला है, इंडिया में जो घूमने जाते हैं लोग। गोल्डन ट्रायंगल इंडिया में भी तो है, जो टूरिस्ट आते हैं वो 3 जगह घूमने जाते हैं मेनली, गोल्डन ट्रायंगल वही बनता है। दिल्ली, आगरा, जयपुर। दिल्ली, आगरा, जयपुर टूरिस्टों के लिए गोल्डन ट्रायंगल, वो टूरिज्म के लिए है। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। नहीं तो आप कहोगे गोल्डन ट्रायंगल आया, हम ढूंढ रहे थे, ओपियम वाला कहाँ है, पूछ दिया दिल्ली, आगरा, जयपुर। वो टूरिज्म के लिए है। दिल्ली, आगरा, जयपुर मिलाओगे वो भी ट्रायंगल बनेगा, वो टूरिज्म के लिए। अगला सवाल, वर्ल्ड में सबसे बड़ा डायमंड ऑफिस, समझ लो मॉल की तरह को बिल्डिंग ओपन की गई है, कई सारी कंपनियां वहां बिजनेस करेंगी। दुनिया में सबसे बड़ा डायमंड बोर्स ओपन किया है पीएम ने, कहां पर बताया था, बोलो आंसर। दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बोर्स ओपन किया गया है सूरत में। सूरत किस रिवर के किनारे बसा है? किस रिवर के किनारे बसा है, और जिस रिवर के किनारे है उस पर डैम कौन सा है? सूरत बसा है तापी रिवर के किनारे। तापी रिवर के किनारे, नर्मदा की तरह तापी भी वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली रिवर है। नर्मदा, तापी, लूनी, माही, घग्गर, ये सब वेस्ट की तरफ बहने वाली नदियां हैं। तापी भी वेस्ट की तरफ बहने वाली रिवर है। इसके ऊपर डैम है उकाई डैम। सरदार सरोवर नर्मदा पर है, सरदार सरोवर नर्मदा। तापी पे डैम है उकाई डैम। हरियाणा विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट जीता है, किसको हराकर? हरियाणा विजय हजारे ट्रॉफी जीता है हाल ही में क्रिकेट में, किसको हराकर?
हरियाणा विजय हजारे ट्रॉफी जीता है, किसको हराकर? राजस्थान को हरा के जीता है। अगला सवाल है, किस गेम में होती है क्रिकेट में? विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा जीता, राजस्थान को हराया, क्रिकेट टूर्नामेंट होता है ये। चिराग शेट्टी ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 चिराग शेट्टी, दो लोगों को मिला था, चिराग शेट्टी और सात्विक राज रंकी रेड्डी। सात्विक राज रंकी रेड्डी और चंद्रशेखर शेट्टी, चिराग शेट्टी। तो ये दोनों किस खेल से संबंधित हैं? सवाल ये है। स्पोर्ट्स में खेल मंत्रालय सबसे बड़ा सम्मान देता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, या इसको सिंपली खेल रत्न भी कह देते हैं। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न हुआ करता था, नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न या सिंपली खेल रत्न कर दिया गया। स्पोर्ट्स में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान जो देता है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, 2022 के लिए दिया था शरद कमल को, टेबल टेनिस के लिए। पहली बार दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, 91-92 में शुरू हुआ था ये, 1991-92 में शुरू हुआ था, उस समय दिया था पहला विश्वनाथन आनंद। 22 में दिया शरद कमल टेबल टेनिस में, 23 में दिया सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को। अर्जुना अवार्ड इसके बाद आता है, अर्जुना अवार्ड स्पोर्ट्स में इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है। ठीक, अब सवाल ये है, ये खेलते क्या है? ये बैडमिंटन खेलते हैं दोनों प्लेयर, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड कई भाषाओं में मिलता है, कई भाषाओं में मिला, इंग्लिश में किसको मिला? मैंने दो ही लिखवाए थे करंट में, इंग्लिश और हिंदी वाले। कई भाषाओं में दिया गया, दो ही मैंने केवल कहे थे, एक इंग्लिश एक हिंदी का याद रखो। इंग्लिश वाला बताओ किसको मिला है? साहित्य अकादमी सम्मान लिटरेचर में इंग्लिश के लिए, वेरी गुड, नीलम शरण गौर, नीलम शरण गौर को मिला है, बिल्कुल ठीक जवाब। चीता हो गए हो तुम, बिल्कुल तेज हो गए हो, सब आता है तुमको, बस निगेटिव ज्यादा नहीं करना एग्जाम में, इसी बात को याद रखना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना और निगेटिव नहीं करना। इंडिया अल नजा एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज नसीम अल बहर किस कंट्री के साथ होती है? ये सब नसीम अल बहर के नाम से आपको याद आ जाएगा। नसीम अल बहर, ईस्टर्न ब्रिज, अल नजा, ये सब एक्सरसाइज इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, अभ्यास हैं, किस अरब कंट्री के साथ? ये आंख बंद करके पैर से टिक करने वाला क्वेश्चन है, दांत से भी नहीं। बताओ आंसर। बोलो जल्दी। यस, वेरी गुड, ओमान, बी आंसर होगा ना। अल नजा, ईस्टर्न ब्रिज, नसीम अल बहर, ओमान के साथ हैं ये सब। तलैया और नसीर क्रूज मिसाइल किस देश ने अभी अनवील किए हैं? ये किसने अनवील किए हैं? ये तलैया और नसीर क्रूज मिसाइल है ये, जैसे इंडिया पे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, ये किसने बनाए हैं? यूएई ने नहीं भाई, ईरान, ईरान ने। अमेरिका ईरान एंटी पार्टी है ना दोनों, ईरान ने अनवील किए हैं। कोई और बनाता तो शायद क्वेश्चन भी ना होता। अमेरिका ईरान राइवलरी की वजह से क्वेश्चन है। और अभी इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पे ईरान फिलिस्तीन का सपोर्टर है, फिलिस्तीन के जो हमास लड़ाके हैं, हमास जो हैं, ईरान का सपोर्ट है। लेबनान में हिजबुल्ला को भी ईरान का सपोर्ट है। ठीक है, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को जो घोषित किया गया, और मालदीव के मुद्दे पर सोशल मीडिया में लोगों ने जो कचरा मचाया है, ये बहुत खतरनाक बात है। लोगों को मामले की सेंसिटिविटी का ही नहीं पता कि किस मामले पे उनको रिएक्ट करना है, किस पर नहीं करना। नाराजगी जाहिर करना एक बात है, पर सोशल मीडिया पर कुछ भी कहने लग जाना, ये बड़ी दिक्कत है। मालदीव के मुद्दे को ठीक तरह से हैंडल करना ये विदेश मंत्रालय का काम है, ये आम जनता थोड़ी हैंडल करेगी। विदेश फॉरेन पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को आम जनता थोड़ी डील करने लगेगी सोशल मीडिया पे गालियां बक के। और मालदीव के रिलेशन खराब करने में मालदीव से ज्यादा नुकसान हमको है, क्योंकि चाइना उस चीज को यूज करेगा, सर पे बैठ जाएगा चाइना आकर। नॉर्थ पे भी वो सर पे बैठा हुआ है और साउथ में भी सर पे बैठ जाएगा।
हमारे विदेश मंत्री ने चाइना के मुद्दे पे क्या कहा था कि चाइना बहुत बड़ा कंट्री है, उससे कैसे हम सामने सामने वो काउंटर करेंगे, या कैसे हम चाइना से कंपीट कर सकते हैं, वो तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। चाइना बड़ी इकोनॉमी है, उससे हम कंपीट कर नहीं सकते, भले वो अरुणाचल को क्लेम करता हो। और मालदीव छोटा कंट्री है, उस पर हम सोशल मीडिया पे डील कर लेंगे। जो बड़ा कंट्री है उससे हम बोलेंगे नहीं, जो छोटा कंट्री है उसको गला दबा देंगे। और गला भी क्या दबा देंगे, जितना टूरिज्म आपके यहाँ से कम हुआ होगा, और 1400 लोग पहुंच गए मालदीव। यहाँ पे लोग नेशनलिज्म की बात उठा रहे हैं, 1400 लोग मालदीव पहुंच गए इंडिया के ही। और जितना रिवेन्यू इंडिया से टूरिज्म में लॉस होगा, चाइना कंपनसेट कर देगा। अभी चाइना से मिलके आया है मुइजू, और क्या स्टेटमेंट दे रहा है इंडिया को, देखो। भारत की सेना मालदीव से हटना भारत के लिए नुकसान हो जाएगा, चाइना अगर अपनी सेना वहां डिप्लॉय करने लगेगा तो। नॉर्थ में भी चाइना ने नाक में दम कर रखा है, और साउथ में भी जगह मिल जाएगी बगल में आने की। मालदीव से ज्यादा नुकसान हमारी सुरक्षा को है। और सोशल मीडिया पे लोग जो इमोशनल होकर कुछ भी बोलने लग जाते हैं, फॉरेन पॉलिसी ऐसे डिसाइड नहीं होती। थोड़ा इतना सेंस होना चाहिए कि विदेश नीति की बात चल रही है तो विदेश मंत्रालय को डील करने दो। ओपन फोरम पे डिस्कस होगा क्या विदेश नीति? और लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, मालदीव को ये कह दिया, वो कह दिया। और दूसरा बेवकूफी काम मीडिया का, मीडिया को इतना सेंस नहीं है क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। रशिया यूक्रेन के मुद्दे पे, यूक्रेन को लेकर बार बार मीडिया इशू रेस कर रहा था, रशिया को स्टेटमेंट जारी करना पड़ गया, इंडियन गवर्नमेंट को भेजना पड़ा। रशिया ने इंडियन गवर्नमेंट को बोला कि भाई चुप कराओ, इनको क्या बोल रहे हैं ये। यहाँ का मीडिया ही कंट्रोल में नहीं क्या बोल रहा है, क्योंकि उसको मुद्दा ही नहीं पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। यूक्रेन के मुद्दे पर रशिया को काउंटर कर रहे थे, जो कि रशिया इंडिया का क्लोज अलाई है। रशिया को स्टेटमेंट इंडिया को बोलना पड़ गया कि भाई कंट्रोल कर लो मीडिया को, क्या कह रहे हैं ये। उसके बाद से देखो यूक्रेन पे ज्यादा बात नहीं करता मीडिया। यही गलती है मालदीव पे कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं क्या कहना है क्या नहीं कहना। पर लोगों को उसमें प्राउड फील हो रहा है कि हम कुछ स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। मालदीव को नुकसान कम है, वो तो वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आने वाले कई समय में डूब जाएगा। 15-20 साल 30 साल में मालदीव तो वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग से डूबेगा, पर चाइना तो बेनिफिट ले जाएगा उसका। क्या आपके सर पे बैठ जाएगा आके? कोरोना में इतनी बुरी हालत थी, इतने लोग मर रहे थे, इतने लोग जितने सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, अगर वो फील्ड में लोगों की मदद करने आते, शायद इतनी मौतें नहीं होती। पर अब जो मैं लोगों में कॉन्फिडेंस देख रहा हूं 2 साल के बाद, कोविड निपटने के बाद, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके जानने में कोविड में कोई ना गया हो, डेथ ना हुई हो। इतनी डेथ हुई थी, इतने हेल्पिंग लोग हैं, इतना नेशनलिज्म की बात है। अपने बगल में मदद नहीं की लोगों ने कोविड में। सोशल मीडिया पे सारी देशभक्ति दिखानी है। अब तुरंत पॉइंट आएगा, सर आपने किया था तो जाके मेरे सोशल मीडिया या मेरे फेसबुक या जो इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की थी, जो वॉलंटियर का ग्रुप बनाया था, उसमें चेक कर लेना। तो जहां पर एक्ट करना है वहां एक्ट करना चाहिए। एसी रूम में बैठ के खाली ट्विटर पे कैंपेन चलाने से बात नहीं बनती। मालदीव का मुद्दा बहुत गलत तरीके से हैंडल हो रहा है, और ये बहुत खतरनाक है इंडिया के लिए। वो ऑलरेडी प्रो चाइना है जो बना है, पर सेना हटाने के लिए डेडलाइन दे दी उसने कि आप इतने दिन में जल्दी जल्दी सेना हटाइए वहां से। सेना हटाना इंडिया के लिए खतरनाक होगा। श्रीलंका पहले ही प्रो चाइना हो गया था, पिछली सरकार जो गई, हम्बनटोटा पोर्ट उसको मिल गया। बांग्लादेश को भी झुका रहा है अपनी तरफ, नेपाल को भी अपने से मिला के चल रहा है। नेबरहुड पॉलिसी जो इंडिया की बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी एक समय में, हम लैक कर रहे हैं वहां पर। और आम जनता और ट्विटर डिसाइड नहीं करेगा फॉरेन पॉलिसी। ये सरकार को ध्यान देना चाहिए, सोशल मीडिया पे लगाम लगनी चाहिए कि लोग क्या चला रहे हैं। सेंसिटिव मुद्दे हैं ये। मालदीव का तो खैर कम बिगड़ेगा, हमें नुकसान ज्यादा है चाइना के वहां आने से। और जितना टूरिज्म इंडिया से कम होगा, चाइना कंपनसेट कर देगा। चाइना अगर टूरिस्ट नहीं भी भेज पाएगा तो उतना पैसा देके कंपनसेट कर देगा, जो वो पहले भी पैसा दे दे के लोगों को कर्ज में लाता है और फिर क्लेम करने लगता है वहां पर। पाकिस्तान में उसने यही किया, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट ले गया, अगला काम वो मालदीव में कर रहा है। ये ठीक है कि आपको एग्रेसिव पॉलिसी अपनानी है तो एग्रेसिव पॉलिसी अपनाओ, पर ये सारे डिसीजन विदेश मंत्रालय को करने चाहिए, आम जनता ना करे। एग्रेसिव पॉलिसी अपनानी है आप बिल्कुल अपनाइए, पर गवर्नमेंट ही तय करे, आम जनता इन्वॉल्व ना हो उसके अंदर। आम जनता का काम नहीं है, ना उनको समझ है फॉरेन पॉलिसी की। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर किससे संबंधित है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की शहादत हुई थी उस समय। एक चैनल है मीडिया का, वो उल्टी खबर चलाता है।
उसकी अलग ही न्यूज चलती है। वो कह रहा है कि मालदीव इंडिया को आंखें दिखा रहा है, मालदीव जैसा कंट्री इंडिया को आंखें दिखा रहा है, ये स्थिति आ चुकी है। और वो कह रहा है इजराइल और रूस बहुत नाराज हो गए हैं मालदीव से। रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा है कि वो मालदीव के मुद्दे पर इन्वॉल्व होगा, और रूस और चाइना दोनों क्लोज हैं एक दूसरे के। वो बिल्कुल मीडिया चैनल वो उल्टा ही चलता है, एकदम अपोजिट पॉलिसी बताता है वो, एकदम उल्टा। सूरज जो तुम कह रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, एक दो और भी हैं, एकदम उल्टा। वो कह रहा है मतलब इंडिया, मालदीव ने इंडिया को धमकाया तो इंडिया ने जवाब नहीं दिया, वो कहता है कि रूस ने धमका दिया इंडिया के बिहाफ पे। ऐसे ऐसे बेवकूफ हैं। जनता को बस फील गुड फैक्टर आए, जनता को अच्छा लगे, जनता को लगे कि देखो रूस ने हमारी तरफ से बोल दिया है, हम खुद नहीं बोल पाए। महर्षि वाल्मीकि, इनके नाम पे एयरपोर्ट, बोलो भाई कहां? महर्षि वाल्मीकि, इनके नाम पे एयरपोर्ट। महर्षि वाल्मीकि के नाम पे एयरपोर्ट, अयोध्या वाला, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। अगला सवाल, कौन सा इंस्टीट्यूशन ये प्रोग्राम विजन इंडिया @2047 की 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड कंट्री होना है? डेवलप्ड कंट्री इंडिया कैसे बनेगा? विजन इंडिया @2047 किसका प्रोग्राम है? विजन इंडिया @2047 किसका प्रोग्राम है? ये नीति आयोग का प्रोग्राम है, नीति आयोग, नीति आयोग का प्रोग्राम। एक क्वेश्चन और आ जाता है कभी कभी, नासकॉम की फुल फॉर्म बताओ। नासकॉम की फुल फॉर्म, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, ये फुल फॉर्म है इसका, नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज, नासकॉम। नीति आयोग का प्रोग्राम है विजन इंडिया @2047। ये ऐड कर लेना, नासकॉम की फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में। जैसे नाबार्ड की फुल फॉर्म, नाबार्ड बताओ, एपीएस एग्जाम में आ गया। नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। लिख लिया? अगला सवाल, हीलियोस स्पेक्ट्रोमीटर किस देश से संबंधित है? हीलियोस, HEL1OS स्पेक्ट्रोमीटर इंडिया का है ये, इंडिया का। स्पेस से रिलेटेड है तो कौन होगा? इसरो। स्पेस से रिलेटेड है तो इसरो। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन, इसी के ऊपर तो एक एजेंसी ने बोला ना कि नासा का जो फंडिंग का इशू है। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन किस कंट्री का है? ये मिशन नासा का है, अमेरिका का। इसी प्रोग्राम के ऊपर कंपनी ने ऑडिट करके बताया कि फंडिंग की दिक्कत आएगी, कि नासा के और भी प्रोजेक्ट खतरे में है। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन नासा का है। ट्रांसपोर्टर 9 मिशन, जो ये स्पेस एक्स कंपनी है, फाल्कन 9 रॉकेट है जिनका, ट्रांसपोर्टर 9 मिशन ये किसका है? स्पेस एक्स, अमेरिकन कंपनी है एलोन मस्क वाली। टेस्ला का भी को फाउंडर है वो, स्पेस एक्स का भी को फाउंडर है, अमेरिका का है ट्रांसपोर्टर 9। इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग अभी हाल ही में कहां हुई है? ज्वाइंट समिट हुई है अरब लीग की और इस्लामिक कोऑपरेशन, ये वाली संस्था OIC, इनकी ज्वाइंट समिट हुई है। अरब लीग एक ग्रुप है, OIC एक ग्रुप है, दोनों की ज्वाइंट समिट कहां कराई गई है? इन दोनों के ज्वाइंट समिट अभी कहां पर हुई? रियाद में हुई है, सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद, रियाद में कराया गया है। पेड्रो संचेज री इलेक्ट हो गया, दोबारा प्रधानमंत्री बन गया, कहां का? पेड्रो संचेज फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं, किस देश में?
पेड्रो संचेज रीइलेक्ट हो गए हैं पीएम स्पेन में, स्पेन के पीएम बन गए हैं ये। वर्ल्ड में सबसे बड़ा पॉल्यूटर चाइना, सबसे बड़ा पॉल्यूटर कंट्री दुनिया में चाइना, सबसे बड़ा पॉल्यूटर दुनिया में चाइना। शैनीज पलेशियो मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं 2023 के लिए, किस कंट्री की हैं? शैनीज पलेशियो कंट्री कौन सा है? मिस यूनिवर्स चुना गया 2023। स्पेन की नहीं है भाई, ये निकारागुआ की है, निकारागुआ। एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन, एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन किसका प्रोग्राम है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिख दिया है, क्या चीज है देख सकते हैं। एक्सोमार्स ट्रेस गैस यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोग्राम है ये स्पेस। अगला पॉइंट, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 में मिला है डेनियल और अली अबू। 2023 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज डेनियल को, अली अबू को। और पिछले साल 2022 वाला लिखा है क्वेश्चन में, किसको मिला था? 2022 में आईएमए और ट्रेन नर्सेस वाले, आईएमए और ट्रेन नर्सेस वाले इनको मिला था इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इसी को इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अभी सतलज रिवर के किनारे आईआईटी रोपड़ की टीम को कौन सा एलिमेंट मिला है? इसमें कौन सा एलिमेंट उन्होंने खोजा है? सतलज के किनारे पंजाब एरिया में आईआईटी रोपड़ की टीम गई थी, क्या क्या मिला है सतलज के किनारे जो सैंड है उसमें? वेरी गुड, टेंटलम, टेंटलम की खोज हुई है। सतलज के किनारे सैंड में पाया गया है टेंटलम, पंजाब एरिया आईआईटी रोपड़ की टीम गई थी। एरियन 6 रॉकेट ये किस एजेंसी का है? एरियन 6, एरियन 6 रॉकेट है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, आए दिन न्यूज में रहता है ये, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एरियन 6। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडिया ने लिया है किससे? C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडिया ने स्पेन से लिया है, स्पेन से। इनमें कोई लॉजिक नहीं, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है सारे। नूर सैटेलाइट ईरान ने लॉन्च किया था, नूर 3 नाम से सैटेलाइट ईरान का है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर इंडिया में कौन थे जिनकी हाल ही में डेथ हो गई? MS स्वामीनाथन। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में MS स्वामीनाथन। सबसे पहला वर्ल्ड फूड प्राइज इन्हीं को मिला था, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन। हाल ही में इनकी डेथ हो गई। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में थे नॉर्मन बोरलॉग, वर्ल्ड में थे नॉर्मन बोरलॉग, इंडिया में MS स्वामीनाथन। पहला वर्ल्ड फूड प्राइज MS स्वामीनाथन को ही दिया गया था। हाल ही में हुई डकार डिक्लेरेशन, सेनेगल की राजधानी है डकार, सेनेगल एक कंट्री है उसकी राजधानी है डकार। तो डकार डिक्लेरेशन साल में 2 बार न्यूज में रहा, पिछले साल में 2 बार चर्चा में रहा। एक तो COP28 की मीटिंग जो दुबई में हुई है, क्वेश्चन आएगा ये COP28 कहां पर हुई है? दुबई में। COP28 मीटिंग से पहले 46 देश इकट्ठा हुए कि भाई COP28 में क्या क्या चर्चा हम करेंगे। जो थोड़ा पुअर कंट्री की तरफ है, डेवलपिंग कंट्री है, वो इकट्ठा हुए कि क्या क्या हमारे मुद्दे होने चाहिए COP28 में। एक तो क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे है डकार डिक्लेरेशन, और एक अप्रैल के आसपास हुई थी वो रोड सेफ्टी के बारे में है। डकार डिक्लेरेशन एक है क्लाइमेट चेंज के बारे में और एक है रोड सेफ्टी के बारे में, दोनों में से कोई आए टिक कर सकते हैं। तो डकार डिक्लेरेशन क्लाइमेट चेंज के बारे में और एक है रोड सेफ्टी के बारे में। OTT का फुल फॉर्म किसी एग्जाम में पूछेगा, ओवर द टॉप इसका फुल फॉर्म होता है। ये किस एक्ट के तहत रेगुलेट होता है? डेडिकेटेड नियम हालांकि अभी गवर्नमेंट ला रही है इसके ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, OTT है, इनके लिए अलग से नियम बन रहे हैं, पर अभी फिलहाल किससे गवर्न होते हैं? IT रूल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल, IT रूल से गवर्न होते हैं, पढ़ाया था ये भी। IT रूल से गवर्न होते हैं, ट्राई के अंतर्गत आता है ये।
श्रेष्ठा स्कीम एससी कम्युनिटी के बच्चों को एजुकेशन के लिए है। श्रेष्ठा स्कीम एससी कम्युनिटी के बच्चों को एजुकेशन के लिए किस मंत्रालय का प्रोग्राम है? श्रेष्ठा पढ़ाया हुआ है ये भी। श्रेष्ठा किस मंत्रालय का प्रोग्राम है? आईटी एक्ट सलोनी जो आप पुराना वाला बोल रही हो, आईटी एक्ट 2000 है, 2000, वो है आईटी एक्ट 2000। पुराने वाले की आप बात कर रही हो। श्रेष्ठा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एससी कम्युनिटी के बच्चों को शिक्षा के लिए पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ये। मुइजू देखो आ गया, मुइजू कहाँ का राष्ट्रपति है? ये चीन से मिलके आया है और इंडिया को धमका रहा है मुइजू। वो कुछ नहीं, चीन जो कहलवा रहा है वो ये कह रहा है, जैसे नेपाल का पुराना राष्ट्रपति केपी शर्मा ओली कर रहा था, वही काम ये कर रहा है मालदीव। क्योंकि चीन ने एश्योरेंस दे दिया होगा ना कि इंडिया से जो तुमको नुकसान हो रहा है वो हम कंपनसेट कर देंगे, थोड़ा बोनस भी दे देंगे दिवाली पर। मुइजू प्रेसिडेंट है किस कंट्री का? मालदीव्स। मालदीव्स। एक मेरा इससे बड़ा जो कंसर्न है, मैं आपको एक लाइन इस पे और बोलता हूं। चाइना एंटी पार्टी है, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, इन सबको वो अपनी तरफ जोड़ रहा है। और वो तो फॉरेन पॉलिसी उसका अगर वो अच्छा कर पा रहा है, जोड़ पा रहा है, तो उसकी विदेश नीति हमसे मजबूत है। इसका मतलब जो हमारे अच्छे नेबर लंबे समय से जुड़े थे और चाइना उस चीज का बेनिफिट ले रहा है, हमसे उनको तोड़ रहा है, इसका मतलब चाइना की फॉरेन पॉलिसी ठीक चल रही है। दूसरी एक प्रॉब्लम क्या है, जो मेरा जो कंसर्न है, मेरा पर्सनल मानना है, इंडिया के जो इंटरनल इश्यूज हैं उसमें बहुत ध्यान से उनको डील करना चाहिए, यूनाइट होकर टैकल करना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि एक तरफ तो चाइना बैठा है नुकसान करने के लिए और इंटरनली भी आप कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे इस तरह की जो बातें करते हैं वो नहीं होना चाहिए। वो चीजें आपको मजबूत नहीं करेंगी, कमजोर करेंगी। तो अंदर से भी आप कमजोर होगे और बाहर दुश्मन बैठा है ताक में, उस चीज को भुनाएगा फिर वो। तो बहुत जरूरी है कि अंदर आप यूनाइट रहें। गवर्नमेंट का काम है बहुत मजबूत करें इंडिया को इंटरनली। इजराइल अगर चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है और तो भी वो उनको टैकल कर लेता है, सबसे बड़ा कारण है इजराइल की यूनिटी। कि कभी भी इजराइल पे दिक्कत आए तो इजराइल का कोई व्यक्ति कहीं पर भी हो, वो अपने देश के लिए खड़ा हो जाता है आकर। वो सोशल मीडिया पे कैंपेन खाली चला के काम नहीं करता, वो फील्ड पर खड़ा होता है कंट्री के लिए, क्योंकि यूनाइट है वो। छोटा कंट्री है, मैप में भी ढूंढोगे इजराइल को ढूंढना पड़ेगा, तो भी इतना पावरफुल क्योंकि यूनाइट है। और आप 140 करोड़ से ऊपर के हो, पर जरूरी है कि यूनाइट होना। क्षेत्र के नाम पे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये जो पॉलिटिक्स है वो अंदर से भी खोखला करने लगेगी। तो बहुत जरूरी है अंदर से मजबूत होना, तब तो बाहर से प्रेशर आप टैकल कर ले जाओगे। तो दो दिक्कतें हैं, एक तो इंटरनली मजबूत करना और दूसरा बाहर से भी आपको चीजें, रिलेशन इंप्रूव करने पड़ेंगे। कम से कम ऐसा मत करो कि मीडिया हाउस और आम जनता सोशल मीडिया पे विदेश नीति आपके डिस्कस करने लगे। ये नहीं होना चाहिए। ये उल्टा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बात है कि जिससे थोड़े बहुत रिलेशन बचे हैं वो भी खत्म कर लो। मोहम्मद मुइजू, मोहम्मद मुइजू, मालदीव्स। अब एक आध लोग होंगे यूट्यूब पे कमेंट लिखेंगे, सर तो क्या इस पर इंडिया को कुछ नहीं करना चाहिए था? मैंने कब कहा कुछ नहीं करना चाहिए था? कि मालदीव के एक मंत्री ने कुछ बोला पीएम को, तो क्या इस पर कुछ नहीं होना चाहिए? हुआ तो 3 मंत्री सस्पेंड हो गए मालदीव के। मालदीव पे प्रेशर पड़ा, माफी भी उन्होंने मांगी। यहां से और भी तरीके हो सकते थे, डिप्लोमेटिक तरीके हो सकते थे, पर ये जनता ट्विटर पे हैशटैग चला के डिसाइड नहीं करेगी। डिप्लोमेटिक तरीके ही हैं उसको डील करने के। बहुत तरीके निकाल सकते थे आप टैकल करने के लिए, उस बात का जवाब देने के लिए। चाइना के मुद्दे पर भी हैशटैग चलाना चाहिए। फिर चाइना इतना एरिया कब्जा किया है, हमारे सोल्जर्स के साथ बड़ा बुरा ट्रीटमेंट किया। जो एक्स आर्मी चीफ है उनकी किताब अभी पब्लिश हो नहीं पा रही है, रुक गई है। एक्स आर्मी चीफ ने जो किताब निकाली है वो किताब अभी पब्लिश नहीं हो पा रही है। कुछ जगह वो मीडिया हाउस में इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्होंने बोला था कि चाइना ने बड़ा खराब ट्रीटमेंट किया हमारे साथ। उस पर हम कुछ नहीं बोले, हैशटैग नहीं चला कुछ। चाइना के मुद्दे पर हम बात ही नहीं करते, उल्टा हम कह देते हैं बहुत बड़ा कंट्री है। छोटा कंट्री है तो हैशटैग पब्लिक डिसाइड कर रही है। एक स्टैंड होना चाहिए ना। फिर डिप्लोमेटिक तरीके से आप सब चीजों को टैकल कर सकते हो, ये जनता और मीडिया हाउस तय करेगा, वो बड़ी खतरनाक बात है। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, जो बात आप कहो क्लियर होनी चाहिए।
स्टैंड आपका क्लियर होना चाहिए और कंट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए बात। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है माइकल डगलस को। और चाइना बहुत बड़ा खतरा है। उस मुद्दे को आप कैजुअली ऐसे जाने दो, आप मालदीव को मालदीव मत देखो, आप मालदीव को चाइना देखो। जब तक आप मालदीव को मालदीव समझोगे तब तक आपको लगेगा छोटा सा कंट्री तो है, कुछ भी कह दो, कुछ भी वो कर दिया जाए, 5 लाख आबादी मुश्किल से। अब मालदीव को मालदीव नहीं, मालदीव को आप चाइना की तरह देखो, जो बातें वो बोल रहा है वो उसकी बोली नहीं है, वो चाइना की बोली है। तब आपको दुश्मन समझ आएगा कि दुश्मनी बेसिकली गड़बड़ हो कहां रही है। 37 नेशनल गेम्स 2023, 37 नेशनल गेम्स 2023। सैंतीसवां नेशनल गेम 2023 कहां पर आयोजन? गोवा। आयोजन गोवा। India has collaborated with which country on semiconductor supply chain partnership? Semiconductor supply chain partnership. जापान। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप जापान। कौन सा एलिमेंट प्लेटिनम से भी ज्यादा रेयर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या खोजा है बताओ? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने टेलुरियम ये खोजा है। नेशनल स्पोर्ट्स डे, मेजर ध्यानचंद का बर्थडे, मेजर ध्यानचंद के नाम पर, उनके बर्थडे के नाम पर नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट होता है? इंडिया चाइना के मुद्दे पे इसको ज्यादा जानना हो, यूट्यूब पे 2 वीडियो पड़े हुए हैं, आपके फोल्डर में ही पड़े हुए हैं, कई बार बताया हुआ है मैंने। इंडो चाइना पार्ट 1 पार्ट 2। जब वो पूरा बैकग्राउंड देखोगे ना, इंडिया के साथ क्या रिलेशन था, कैसे चीजें बिगड़ी, अमेरिका का क्या रोल, पाकिस्तान का क्या, तब आपको पूरी कहानी समझ आएगी। मालदीव के ऊपर मेरा क्या कंसर्न है उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। क्योंकि यूट्यूब वगैरह में कई बार बड़े इंपेशेंट लोग होते हैं, तुरंत आएंगे 2 लाइन सुनेंगे फटाफट लिख देंगे। पूरी बात जानने के लिए वो जो 2 वीडियो हैं यूट्यूब के, पूरी कहानी बैकग्राउंड समझ में आएगी कि एक समय में हिंदी चीनी भाई भाई हुआ करता था, वहां से कैसे चीजें बदली। और हर चीज में एनालिसिस होनी चाहिए, तुरंत फट से जवाब देना या तुरंत ही शॉर्ट पे बात करना नहीं, एनालिसिस होना चाहिए। और वो सामने दिख रही है चीज। लक्षद्वीप, ये मालदीव मैप में देखोगे कितना नजदीक, आपको पता लग जाएगा। एक तरफ श्रीलंका का हम्बन टोटा ले गया, एक तरफ मालदीव सर पे। साउथ पे भी नजर रखेगा, नॉर्थ पे ऑलरेडी प्रेजेंस है उसका। 29 अगस्त, 29 अगस्त। एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोग्राम, एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम किस मंत्रालय का है? मंत्रालय नहीं है, किस डिपार्टमेंट का है? किसी हेरिटेज को कंपनी अडॉप्ट कर सकती है, रख रखाव के लिए पैसा खर्च कर सकती है ताकि अच्छा मैनेजमेंट हो पाए। किसी हेरिटेज को अडॉप्ट कर लें, पैसा वैसा दे के रख रखाव, मरम्मत, ये सब काम कराया जाए। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है ये, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
आदित्य L1 मिशन में कौन सी स्पेस एजेंसी इंडिया को मदद कर रही है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसरो का जो आदित्य L1 मिशन था उसमें कौन सी एजेंसी मदद कर रही है? ये नासा। इसके अलावा नहीं, नासा उसमें कर रहा है गगनयान वाले में कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे, इस वाले में कर रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आदित्य L1 में कौन सी एजेंसी इंडिया को मदद कर रही है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और लूनर मिशन अभी किसका है? ये लूनर रिकनेसो ऑर्बिटर मिशन नासा का है। ये लूनर वाला नासा का प्रोग्राम है। अगला सवाल है, न्योमा एयरफील्ड ये कहां पर है? हाल ही में न्यूज में था, कहां पर है ये? न्योमा एयरफील्ड कहां पर स्थित है? न्योमा एयरफील्ड लद्दाख में है। ये न्योमा एयरफील्ड लद्दाख। आईफोन 12 की सेल को रेडिएशन कंसर्न की वजह से किस देश ने बैन कर दिया था? आईफोन 12 की जो सेल है रेडिएशन कंसर्न की वजह से किसने बैन किया था? फ्रांस ने, बिल्कुल ठीक। रेडिएशन कंसर्न की वजह से फ्रांस ने बैन किया था। थर्मन शानमुगरत्नम कहां के राष्ट्रपति बने हैं अभी हाल ही में? थर्मन शानमुगरत्नम ये कहां के प्रेसिडेंट हाल ही में बने? सिंगापुर। यूएफओ ईयर लॉन्ग स्टडी यूएफओ के बारे में किस एजेंसी ने की है और उसके बारे में अपनी एक रिपोर्ट जारी करी है? फाइंडिंग्स को रिलीज किया है नासा ने। यूएफओ के ऊपर स्टडी नासा ने किया है। $10,000 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस इंडिया ने किस कंट्री से टाई अप किया है? 10,000 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बसेस के लिए किससे टाई अप है? 10,000 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बसेस के लिए अमेरिका से टाई अप है अमेरिका के साथ। I2U2 टोटल कितने देश हैं? I2U2 का मतलब है 4। I2U2 इसका मतलब है इंडिया इजराइल, 2 I हो गए और 2 U, यूएई और यूएस। इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस, यही 4 ग्रुप वो भी तो है जिसको आप मिडिल ईस्ट क्वाड के नाम से भी तो बोलते हो। मिडिल ईस्ट क्वाड, मिडिल ईस्ट एरिया में क्वाड ग्रुप जो आप कहते हैं उसमें भी तो यही 4 हैं, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस, मिडिल ईस्ट क्वाड। और जो चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड ग्रुप बनाया था उसमें इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उन 4 में ये है I2U2। स्वाति नायक हाल ही में न्यूज में थी, किस कारण से? स्वाति नायक हाल ही में न्यूज में रही, किस कारण से? इनको मिला है नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड। स्वाति नायक को मिला है नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड। नॉर्मन बोरलॉग जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड कहा जाता है। अदिति स्वामी हाल ही में आर्चरी में जीती हैं। ये अदिति स्वामी हाल ही में जीती हैं आर्चरी में। आर्चरी मतलब तीरंदाजी। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में पहली इंडियन, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप जीती हैं पहली इंडियन। इमर्सन नानगगवा फिर से राष्ट्रपति बन गया है जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, जिम्बाब्वे फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रहा है। कौन सा कंट्री है हाल ही में डिसाइड किया है ओपीईसी से बाहर होने का, और ओपीईसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? ओपीईसी से बाहर होने के लिए भी किस कंट्री ने डिसाइड किया है और ओपीईसी का हेडक्वार्टर कहां पर है?
अंगोला ने डिसाइड किया है बाहर होने का, और ओपीसी का हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। कहां का रहने वाला था हिटलर? जर्मनी का था कि ऑस्ट्रिया का था? जर्मनी का नहीं था, बर्थ प्लेस उसका ऑस्ट्रिया था। जर्मनी चला गया था, वो सेना में भर्ती हो गया था। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस मथुरा आगरा उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस यूपी ने शुरू की है, मथुरा आगरा। इंडियन नेवी ने गाइडेड मिसाइल्स वगैरह हाल ही में कहां लगाई है? अदन की खाड़ी में। अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन में डिप्लॉय किया है। यमन से भी दिक्कत है, यमन के जो हौथी हैं उनसे, सोमालिया के लुटेरों से दिक्कत है, उन पर नजर रखने के लिए हौथीज, सोमालिया, इनको काउंटर करने के लिए। खेलो इंडिया यूथ गेम कहां होने वाला है 2024 में? अभी किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम होने हैं, और इसका लोगो क्या है, मैस्कट क्या जारी किया गया है? खेलो इंडिया गेम जो होंगे उसका मैस्कट क्या है? नचियार। नचियार नाम बताया था ना, नचियार। तमिलनाडु, तमिलनाडु आयोजित करेगा इस बार। पिछले वाले में कौन मेडल ज्यादा जीता तो सब बता दिए थे, क्या मैस्कट था, कहां हुआ, सब बताया था। नेशनल मैथमेटिक्स डे रामानुजन के नाम पर 22 दिसंबर को होता है। ये रामानुजन का बर्थडे 22 दिसंबर, नेशनल मैथमेटिक्स डे। कौन सी एयरलाइन ने एक साल में 100 मिलियन पैसेंजर ले आने का रिकॉर्ड बनाया है? इंडिगो। इंडिगो ने बनाया है 100 मिलियन पैसेंजर ले आने का रिकॉर्ड। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी बताया था करंट में, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जीती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी यूनिवर्सिटी के बीच टूर्नामेंट होता है, यूनिवर्सिटी के बीच टूर्नामेंट होता है, उसमें होता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर जीती है इस बार। क्वेश्चन आता है ये भी, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होता है, ये इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होता है। भूटान ने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल। डब्ल्यूएचओ से ही जुड़ी हैं पूनम खेत्रपाल सिंह, उनके एफर्ट्स के लिए पूनम खेत्रपाल सिंह को मिला है भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल। भूटान में कुछ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, इन्होंने कुछ काम वगैरह किया है, डब्ल्यूएचओ से जुड़ी हुई है, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया डब्ल्यूएचओ से जुड़ी हैं, डायरेक्टर है, रीजनल डायरेक्टर, रिटायर्ड आईएएस भी हैं। पहला विंटर साइंटिफिक एक्सपीडिशन भारत का किस एरिया के लिए भेजा जा रहा है? आर्कटिक क्षेत्र, नॉर्थ पोल की तरफ। आर्कटिक क्षेत्र में पहला विंटर साइंटिफिक एक्सपीडिशन भारत भेज रहा है, आर्कटिक में, करंट में बताया हुआ थ्योरी में। आर्कटिक क्षेत्र में किरण रिजिजू ने भी भेजा है, डेलीगेशन, टीम भेजी है। इजिप्ट का राष्ट्रपति फिर से बन गया है तीसरी बार, अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी फिर से बन गए इजिप्ट के राष्ट्रपति। अब्दुल फतेह अल सीसी फिर से राष्ट्रपति बन गए इजिप्ट के। पीएम मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर इनॉग्रेशन किया है, कहां पर? सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर इनॉग्रेशन किया है, अभी कहां पर किया है? सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बनारस, बनारस में ओपन किया है। माउंट विंसन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पहाड़ी, कौन अभी गया इस पर? माउंट विंसन मैसिफ अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पीक, इनमें से कौन अभी गया है रिसेंट में? शेख हसन खान, शेख हसन खान। संत तिरुवल्लुवर, इनका स्टैचू अभी कहां पे अनवील किया गया? संत तिरुवल्लुवर कहां पर अनवील हुआ है इनका स्टैचू? फ्रांस में, फ्रांस में बनाया अभी, फ्रांस। सियाचिन ग्लेशियर में
कौन फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर इनको पोस्ट किया गया है सियाचिन ग्लेशियर ऑपरेशनल पोस्ट? का नाम है फातिमा वसीम। फातिमा वसीम। व्यास सम्मान 2023 व्यास सम्मान हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन देती है। व्यास सम्मान 2023 के बिरला फाउंडेशन देती है। किसको मिला है और किस किताब के लिए मिला है? किसको दिया गया और कौन सी बुक के लिए दिया गया? पुष्प भारती। पुष्प भारती को मिला है। किताब का नाम है यादें। ये लिखा यादें, यादें और यादें, ये किताब का नाम है। इसके लिए मिला है पुष्प भारती को। हिंदी के लिए दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन देता है इसको। इटली ने हाल ही में सम्मानित किया है इसमें से किसको? इटली ने नागरिक सम्मान दिया है अभी, इसमें से किसको? इटली ने सम्मानित किया है एक्टर कबीर बेदी को। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? काफी बार बता दिया है, डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड टस्क बन गए हैं पोलैंड के पीएम। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया की रैंक क्या है इसमें? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग। सातवीं रैंक है इस बार क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, 7वें नंबर पे। टॉप रैंक डेनमार्क है। टॉप रैंक पे डेनमार्क। एआई मॉडल गूगल ने लॉन्च किया जेमिनी, ये तो बता चुके हैं अभी। जेमिनी। यूनेस्को ने इंटेंजिबल हेरिटेज में गरबा डांस को शामिल किया है। कहाँ का है? गुजरात का। बता चुके हैं अभी, गुजरात का गरबा इंटेंजिबल हेरिटेज में जगह दी गई है। नासा का मार्स रोवर, उसको ऑपरेट करने वाली पहली इंडियन कौन है? एमआईटी से पास आउट है। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली इंडियन, एमआईटी ग्रेजुएट। सही जवाब है सभी का, अक्षता कृष्णमूर्ति। अक्षता कृष्णमूर्ति। सीईओ ऑफ द ईयर, अभी बताया मैंने, टाइम मैगजीन ने किसको सीईओ ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है? सैम आल्टमैन, ओपन एआई वाले। ओपन एआई वाले सैम आल्टमैन, इनको डिक्लेयर किया है। मेरा गांव मेरी धरोहर बताया था करंट में। जो भी हमारे गांव वगैरह हैं उनके कल्चर को समझना, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट, फेमस चीज़ें, डांस, फेस्टिवल, कल्चर, उन सारी चीज़ों की समझ। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वर्चुअली हम ये सब एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। किस मंत्रालय का प्रोग्राम है मेरा गांव मेरी धरोहर? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है ये। कि 6.5 लाख गांव है भारत में, वर्चुअली हम जानकारी ले सकते हैं उसके बारे में। पहला सर्वे शिप संध्या किसका नाम है, किसने बनाया? गार्डन रीच। गार्डन रीच कोलकाता बेस्ड है, ये कोलकाता बेस्ड है और शिप मेकिंग में सबसे पुरानी कंपनी है। गार्डन रीच कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है और सबसे पुरानी शिप मेकिंग कंपनी इंडिया में। अभी इन्होंने सर्वे शिप संध्या दिया है नेवी को। पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल, 200 लोगों का इलाज कर सकते हैं इसमें। पोर्टेबल हॉस्पिटल गुड़गांव में इनॉग्रेशन हुआ है इसका। वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल
गुड़गांव 200 पेशेंट एक बार में ट्रीटमेंट हो सकता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जिसमें भारत अभी री इलेक्ट हुआ है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कोस्टल जो समुद्री इलाके में रूल वगैरह होते हैं उस पर काम करता है मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इंडिया इसमें री इलेक्ट हुआ है अभी, लंदन में है, इसका हेडक्वार्टर है लंदन। यूनाइटेड नेशन की ही संस्था है, ये भी यूनाइटेड नेशन की ही संस्था है। इंडियन रेलवे ने एक प्रोग्राम शुरू किया है एलिफेंट को ट्रेन एक्सीडेंट से बचाने के लिए। एलिफेंट्स को ट्रेन एक्सीडेंट से बचाने के लिए उस प्रोग्राम का क्या नाम है? रेलवे का प्रोग्राम एलिफेंट को ट्रेन एक्सीडेंट से बचाने के लिए। और रेलवे का प्रोग्राम वुमेन सेफ्टी के लिए, उसका क्या नाम है? मेरी सहेली। आरपीएफ का है ये, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। वुमेन पैसेंजर की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए रेलवे का ही आरपीएफ का प्रोग्राम है मेरी सहेली प्रोग्राम, ये भी रेलवे का है। ये वुमेन सेफ्टी के लिए है, पढ़ाया था पहले। और गजराज सुरक्षा, ये हाथियों की सुरक्षा के लिए। रेलवे ट्रैक क्रॉस करने में कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। COP28 समिट, UNFCCC, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC की 28वीं मीटिंग अभी कहां हुई? बार बार बोल रहा हूं, दुबई। कई बार चर्चा कर चुका हूं इस पर, दुबई में। इंडिया का खुद का बनाया एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको बनाया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, कुछ साल पहले इंडिया को मिल गया है। ये 1-1.5 साल पहले इंडिया को मिल गया है। उसका नाम क्या है जो इंडिया खुद से बनाया है? एयरक्राफ्ट कैरियर बोल रहा हूं मैं। इंडिया का खुद का बनाया एयरक्राफ्ट कैरियर जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया और भारत को मिल गया। ध्यान से आंसर करो, जल्दी में नहीं। INS विक्रांत। इंडिया के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल हैं, एक INS विक्रांत और दूसरा है INS विक्रमादित्य। विक्रमादित्य हमने रशिया से खरीदा है, INS विक्रांत खुद बनाया है। क्योंकि शुरू में जो हमारे पास INS विक्रांत और विराट हुआ करते थे वो खुद के बनाए नहीं थे, ब्रिटेन से लिया था हमने और नाम बदल के विक्रांत विराट रखा था। वो दोनों रिटायर हो चुके हैं, पहले वाला विक्रांत और विराट जो ब्रिटेन से लिया था। क्योंकि पहला एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास INS विक्रांत नाम का था, लिया हमने ब्रिटेन से था, तो जो खुद से बनाया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने उसको भी नाम हमने विक्रांत ही रखा है। वो जो ब्रिटेन से लिया था वो 1997 में रिटायर हो चुका है। ठीक है, तो भारत का खुद से बनाया हुआ INS विक्रांत। ये भी क्वेश्चन है किसने बनाया? कोचिन शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड ने। हाल ही में टाइगर रिजर्व, ये वीरांगना दुर्गावती, लेटेस्ट टाइगर रिजर्व ये बना है। टाइगर रिजर्व के नंबर को लेकर कभी कंफ्यूजन होता है। अभी कुछ समय पहले गुरु घासीदास और तमोर पिंगला जो है छत्तीसगढ़, उसको भी टाइगर रिजर्व घोषित किया। फिर कुछ समय पहले आपने सुना ये रानीपुर टाइगर रिजर्व भी बना है। टाइगर रिजर्व अभी एक और डिक्लेयर किया था इन्होंने राजस्थान में, करौली वाला जो नाम है उसका। अब प्रॉब्लम क्या है कि कुछ अभी अप्रूवल मिले, कुछ अभी जस्ट अनाउंस किए स्टेट गवर्नमेंट ने। आप सिंपली क्या करो, एनटीसीए की साइट पर जो है, जैसे मैंने एनटीसीए की साइट के अकॉर्डिंग बोला है आपको, एनटीसीए की साइट के अकॉर्डिंग चलना है ताकि कल को हम उसको चैलेंज भी कर पाए क्वेश्चन को। एनटीसीए की साइट पर जितने अपडेट हैं हमें उतने मान के चलने हैं। खत्म हो गई बात। ठीक, तो 54 नंबर एनटीसीए पर बता रहा है वीरांगना दुर्गावती। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है इनमें। रानीपुर यूपी, करेक्ट, रानीपुर यूपी। रानीगंज है वेस्ट बंगाल में, कोल फील्ड है। रानीपुर उत्तर प्रदेश, सही है। रामगढ़ विजधारी राजस्थान, श्रीविल्लीपुथूर मेघमलाई तमिलनाडु। तो हाल फिलहाल में टाइगर रिजर्व बने हैं, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ वाला भी है, एक करौली वाला राजस्थान वाला है, कुछ अभी फाइनल नहीं हुआ। एनटीसीए पर जितने अपडेट हो गए उतने हम पढ़े, यही तरीका है इसको याद रखने का। 16वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग कौन चेयरपर्सन बन गया है? अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। रानीपुर वेस्ट बंगाल नहीं है, रानीगंज वेस्ट बंगाल है। रानीगंज कोलफील्ड है सबसे पुरानी, रानीपुर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलो क्लास कंप्लीट। ये वाली पीडीएफ पूरी हो गई। 250 प्लस क्वेश्चन की पहले करा चुका हूं,
एक पीडीएफ और है जो हमने वीडियो में डिस्कस नहीं की थी, पर आपको पीडीएफ बना के दी हुई है। उसमें 132 क्वेश्चन है, 132। उसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पीडीएफ लिखा होगा, करंट क्वेश्चंस। इस साल की 3 पीडीएफ है क्वेश्चन की, एक 250 प्लस अगस्त में कराई, एक ये करा दिया, और एक 132 क्वेश्चन की है, वो वीडियो भी डिस्कस नहीं हुआ है। उसमें क्वेश्चन दे दिए हैं, एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, फोल्डर में आपके पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो क्लास इतना ही रखते हैं। इवनिंग क्लास 7 बजे होगी। 15वां वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह, 16th वाले के अरविंद पनगड़िया। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।